सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कुछ नहीं होता राजा। सर मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ऐसा क्या करेगा शादी करके जो अभी नहीं कर सकता? सर मुझे पकड़ लो सर। सर अरे वंश ध्यान से पकड़, हाथ पकड़, हाथ पकड़। सर खा गए ना तुम भी धोखा। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी अरे भाई बिना किसी बकवास के। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। तो आ जाओ कुछ क्रेजी दिखाते हैं। 2 साल पहले एक वीडियो आई थी कुशल लोढ़ा सर की। वहां पे आपने बताया था कि आई हैव मेड हाईएस्ट अमाउंट इन अ मंथ 1 करोड़ रुपीस। मैं साल का 25 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ। चल झूठा। 2 करोड़। अब आए ना लाइन पे। मत बोलो, आप आइए। रिकॉर्डिंग नहीं चालू है ना? आपने आई डोंट काउंट कहा था कहीं पे, लेकिन सर नहीं, वो पर... डर नहीं है। एक जरा ना मैंने लिस्ट लेके आया हूँ 35 से भी ज्यादा। आओ सामने वाले की बजाओ, जाओ YouTube थंबनेल में डाल दो, व्यूज को लेट करो। नहीं गिरते सर, नहीं गिरते। लास्ट पॉडकास्ट ना हो ये। छोटू शुभम की प्लानिंग कब है? दिवाली छोड़ी, घर जाना छोड़ा, दोस्त छोड़े, और उसके बाद अपने मोहल्ले में डिलॉयट आया। एक सीए स्टूडेंट, एक सीए पर्सन, एक सीए टीचर किसी डॉक्टर का पेशेंट कैसे बन गया? लाइक मेरे को बोला तू गर्लफ्रेंड का पूछेगा। बाय चॉइस नहीं था, लॉ बाय चांस था। बाय चांस था। और भाई तू बोला था स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाना है, तो सर, मेरे घर student पे क्यों पूछ oriented रहा है? मैं बताता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में तो मैं बायोलॉजी फेल भी हुआ था कि या तो तुम ये 2 लाख रिफंड भी ले सकते हो, या फिर तुम बोलोगे तो तुम्हारे नाम पे ये पैसा मैं डोनेट कर दूंगा। मैंने तो 11th और 12th पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। तो सर आज हम कहाँ आए हैं और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम कर रहे हैं मतलब हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। आज हम लोग आए हैं सिंहगढ़ फोर्ट। ये बहुत मेहनत से ट्रैक करके हम गाड़ी में चढ़े हैं आज। और अभी हम लोग थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ेंगे पोहा खाने के लिए। पर ये सिंहगढ़ फोर्ट है, इसका हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और मराठियंस के बीच में बहुत इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है। सर मतलब पुणे का वन ऑफ द बढ़िया सा पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है पूरा आई गेस हम कितने ऑल्टीट्यूड पे हैं वो तो गूगल करके नीचे लिख दूंगा मैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। सिंहगढ़ फोर्ट, ये सिंहगढ़ फोर्ट जो है इसका मराठी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में गूगल करके मैं तेरे को और बताऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो, जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा पुणे में हम बेस बना रहे हैं धीरे धीरे। तो पुणे में हम लोगों के लिए ये एक बहुत ही ऐसी प्यारी जगह है, पीसफुल जगह है। जैसे तुम लोग चंडीगढ़ से हो, तुम्हारे लिए मनाली है। हाँ। ये हमारा मनाली है, कसौल नहीं है, मनाली है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ऑल्टीट्यूड पे है ये, और यहाँ पे आकर के इतनी ठंड, इतनी शांति, इतना पीसफुल है, और इसका बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है। ओके तो सर मैं तेरे को घुमाता हूँ, अभी आगे चढ़ना है, तेरे को ट्रैकिंग करनी है। सो सर लाइक आपको मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से इंडिया के वन ऑफ द टॉप सीए फैकल्टीज में आपका नाम आता है, एंड लोग आपको जानते भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको जानते हैं। लेकिन अगर आज कोई 10th या 12th का स्टूडेंट आपको पहली बार देख रहा होगा तो उसको आप क्या बताएंगे? कौन है आप? हु इज शुभम सिंघल? तो अगर 10th और 12th के बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनके लिए अलग आंसर दूंगा कि मैं एक वो स्टूडेंट हूँ जो 9th 10th तक सोचता था मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा। उस चक्कर में 11th 12th में साइंस ले लिया, लेकर के क्लैरिटी आई कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी फिजिक्स नहीं उतना जम रहे। हो जाती है पढ़ाई लेकिन जम नहीं रहे। तो मैं घर वालों को थोड़ा एंटी जा करके उनको कन्विंस कर करके मैं कॉमर्स में आया। कॉमर्स में 0 से मेहनत करी। मतलब तुम समझो 12th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद भी मेरे को नहीं पता था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? तो ये मेरे को 12th के बाद भी नहीं पता था। तो मैंने सीख करके मैं सीए बना, और सीए में मैंने ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव किया बाय गॉड्स ग्रेस। कुड नॉट हैपन विद गॉड्स ग्रेस, but that is who I am. So a change of dream in a way. A change of dream, you know, a man with ordinary, like I would say, an ordinary man with extraordinary dreams. Ordinary man with ordinary man with ordinary dreams, but with extraordinary efforts. Extraordinary efforts. एंड सर आपकी एज क्या होगी? क्योंकि काफी लोगों को यही नहीं पता। तू पहले अपनी बता। तू पहले अपनी एज बता। भाई मैं तो 20 साल का लौंडा हूँ, जेनजी आदमी हूँ और जेनजी बातें करता हूँ। मैं भी ऐसे ही 20 साल में ऐसे ही उड़ता था, फिर मैं करते करते 28 साल का हो गया। फिर मैं यहाँ बैठा रहेगा तू, और वहाँ कोई 20 साल का बैठा रहेगा। चलो होप सो मैं भी फिर इतने करोड़ों रुपए की नेटवर्थ बनाऊं। नहीं, तेरे को ज्यादा बनानी पड़ेगी। चलो सर आगे कंपटीशन ज्यादा होगा। लेट्स कंटिन्यू इट। तो सर ये योर सीए बडी जो हमने आज टी शर्ट पहनी है, ये नेम सीए बडी कहाँ से आया? मुझे लगता है ये नाम बनते बनते बन गया। मतलब मैंने देखा कि जब मैंने टीचिंग शुरू करी तो मैंने
धीरे धीरे करते करते स्टूडेंट को बहुत एंड टू एंड सपोर्ट देना शुरू किया। एंड टू एंड सपोर्ट मतलब मैं देखा इनको क्या क्या चाहिए, छोटी से छोटी चीजें, जैसे मोटिवेशन भी देना। मुझे समझ आया कि हमारा काम है और हमारे स्किल्स में आता है तो हम कर भी सकते हैं। बच्चों को एग्जाम के पहले प्लानर बना के देना, उनको एग्जाम के बाद ये बोलना कि भैया पेपर खत्म हो गया, अब तुम आगे बढ़ो। जैसे आप देखते होगे अभी एक ट्रेंड है कि अगर कोई टीचर टैक्स पढ़ाता है, वो टैक्स के लिए तुमको अकाउंट से तैयार करता है। क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस ये था, मेरा सेकंड पेपर है लॉ, पर बच्चे का अकाउंट्स अच्छा नहीं जाएगा तो वो लॉ भी अच्छा नहीं जाएगा उसका नेचुरली, तो मेरे को लॉ संभालने के लिए अकाउंट्स भी संभालना पड़ेगा। तो वहां जब मैं उसको अकाउंट्स के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं लॉ का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं सीए के लिए हेल्प कर रहा हूँ उसको। तो करते करते भैया दोस्त करते करते वो योर सीए बड़ी का टैग पड़ गया। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कहीं सबकॉन्शियसली मैंने देखा होगा योर समबडी और समथिंग, तो उससे वो क्लिक हो गया और वो वैसे बन गया। और अगर मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँ, ये टी शर्ट ऐसे मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है। मेरे भी नंबर आए थे तब सर ने मुझे ये टी शर्ट भेजी थी, तो मतलब ये टी शर्ट कमानी पड़ती है। एंड आई नो द वैल्यू ऑफ दिस टी शर्ट। बाकी पता नहीं अब सर वापस मांग ले तो बात नहीं तेरे को ये अभी टी शर्ट, इसको ये दूसरी टी शर्ट मिली है, पर जो ओरिजिनल टी शर्ट मिलती है वो एग्जामिशन लाने पे मिलती है, लॉ में या रैंक लाने पे। तो इसको एग्जामिशन आई भी है, रैंक नहीं आई ना? नहीं, मेरे 74 थे या 72 थे। ठीक है, तो एग्जामिशन पे मिलती है, तो वो टी शर्ट अब तेरा हो गया, नहीं तो मैं वापस ले लेता। बट आई गेस मैंने वो टी शर्ट लेके कुछ तो पैसा वसूल किया ही आपके बैच का। यही होता है ना, टोटल कितना भरा माइनस क्या क्या रिसीव हुए मेरे। बुक्स महंगा है मैं बता दूं। सर अगर अब बात चल ही रही है इस पे, और ज्यादातर लोग, आप बड़े वायरल भी हुए थे इस पे, कि 2 साल पहले एक वीडियो आई थी कुशल लोढ़ा सर की। वहां पे आपने बताया था कि आई हैव मेड हाईएस्ट अमाउंट इन अ मंथ 1 करोड़ रुपीज। तो अब तो 2 साल खत्म हो गए, अब आईसीआई ने अटेम्प्ट भी 2 से 3 कर दिए, लॉ के साथ पर्सन ने डीटी पढ़ाना भी चालू कर दिया, और धीरे धीरे इंडस्ट्री में ट्रेंड भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। तो आज वो हाईएस्ट अमाउंट या फिगर कितनी है? इतनी जल्दी थोड़ी दूंगा तेरे को पॉडकास्ट के लिए कंटेंट भाई। सर ये थंबनेल पे जाना है। नहीं, अभी आप ये समझो उतना भी नहीं, आप तो ये समझो अब कंपटीशन बढ़ गया है, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, बच्चे फीस भी नहीं देते हैं, तो एकदम कंटाल है, तुम समझो कि नहीं है भाई, एकदम चल रहा है, बस रोजी रोटी दाल रोटी निकल जाती है, पिज्जा पास्ता निकल जाता है। लेकिन जैसे 5000 स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे, कि साल के कितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते, तो आज क्या वो नंबर है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं? 600-700 होंगे मैक्सिमम। 600-700 तो सर एक बैच में हो जाएंगे। हाँ, एक बैच होते 600-700, 2 बैच होते तो टोटल 1200-1300 बच्चे हो गए। 1200-1300 बच्चे हो गए। लेकिन आगे बात करते हैं, आगे देख। तो सर जैसे आपने बताया आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ओडिशा हैं, तो आपका आर्टिकलशिप आई गेस मुंबई में हुई है। आर्टिकलशिप तो मुंबई में मतलब काफी सारे इंडिया के स्टेट्स में और सिटीज में आपका वो सब रहा है, तो पुणे कैसे आना हुआ, एंड हाउ कम दिस सिटी, एंड व्हाट रेलेवेंस डज अदर सिटीज होल्ड इन योर लाइफ? मैं देखो बताता हूँ, मेरा शुरू तू अभी से हाफ रहा है भाई, अभी बहुत लंबा चढ़ना है अपने को। मैं ऑडियंस को बता दूं, वंश बोलता है कि हम लोग नीचे से ट्रैक करेंगे, और जिसने मोटिवेशन ये था, मेरी फट गई, मैं बोला भाई इतना ट्रैक करवाएगा, इसको मैं बता भी नहीं सकता, मैं बड़ा हूँ इससे उम्र में। तो फिर उसके बाद ये जैसे 10 सीढ़ी में हाफ रहा है, मेरे को समझ आ गया कि भैया ये कहाँ तक पहुंचेगा, ये ऊपर जाएगा, पोहा खाएगा, वापस आ जाएगा। हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हमें आदत होती है मैराथन की, हम रेस नहीं लड़ते, मैराथन लड़ते हैं। तो मैं देखो बताता हूँ, सबसे पहले ना मैंने बहुत सिटीज टच किए, जैसे मैं रायगढ़ से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन उसके सबसे पहले मैं गया रायपुर अपने सीए फाउंडेशन इंटर के लिए, फिर मैं गया नागपुर ITTOC के लिए, क्योंकि वो बोलते हैं वहाँ पे अच्छा अच्छे टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छे, वो एक ही नेटवर्किंग जगह है जो स्टूडेंट्स करती है। क्योंकि वहाँ पे कोई बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा सीए नहीं, तुम्हारी लाइफ सेट होती है। तो मैंने बोला ठीक है, नागपुर में सेट करते हैं। फिर नागपुर से ITTOC करने के बाद मुझे मुंबई में जॉब लगी। और मुंबई में जॉब लगी आर्टिकलशिप, उसके बाद मैं गया रांची पढ़ने के लिए, 6 महीने के लिए। हाँ, और उसके बाद मैं घूमते फिरते पुणे आ गया, मुंबई में जॉब करके फिर पुणे आ गया। सो बेसिकली पुणे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक होता है ना मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं, तो मेरे को याद है मैं घर से ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था, कोविड का टाइम था, और उसके बाद हम लोग एक फेज था जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा यार, मैं स्मॉल टाउन में रायगढ़ में था, तो मुझे लगा बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। उस थॉट में मैंने क्या किया, मेरे मन में एक मैनिफेस्टेशन था कि कहाँ जाऊँ, कौन सा शहर जाऊंगा। तो मैंने सोचा पुणे जाऊंगा। क्यों पुणे जाऊंगा? क्योंकि एक तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे, बोलते हैं यहाँ का मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो मैं सोचा पुणे जाऊंगा। लेकिन पुणे जाने के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं था, तो मैं पापा से बस बात ही करता था। उतने में मेरे को विशाल सर का कॉल आया। तो तू समझ, मैनिफेस्टेशन ऐसा काम करता है। जिस दिन मैं सोच ही रहा था कि मेरे को पुणे जाना है, मैं शायद वहां पे एक प्रॉपर्टी लूंगा, मैं धीरे धीरे सेटल होऊंगा पुणे में,
तो समझ 2 दिन के अंदर मेरे को विशाल सर का कॉल आया है, और विशाल सर का तो आपने कॉल पढ़ाना मतलब शुरू कर दिया था विशाल सर का ध्यान कॉल से मतलब सर? मैं खड़ा हुआ मेरे को विशाल सर का कॉल मतलब जवानी में पता लगेगा। नहीं अभी तो बचा है भाई। हाँ। तो विशाल सर का कॉल आया तो मेरे को तब समझ में आया कि एक तो विशाल सर का कॉल मतलब जो बच्चों को पता है उनके टीचर का खुद कॉल आना बहुत बड़ी बात है। मतलब तुम ऐसे में हाँ सर बोलो सर, तो बोले कि शुभम तू पढ़ाएगा पुणे में? बोला अरे सर आप बोलो, आप पूछो मत। तो बोले फेस टू फेस पढ़ाएगा? बोला हाँ सर डन। तो कहते आ जा। बोला कब आऊं सर? कहते कब आएगा? बोला आप जब बोलो। तो कहते कल आ जा। कल मतलब आज बोलते कल आ जा। तो बोला उस टाइम सर आप कहाँ पर थे? मैं उड़ीसा रायगढ़। ओके। प्रॉब्लम वो नहीं थी, प्रॉब्लम दूसरी थी। प्रॉब्लम ये थी कि तू समझ कोविड के टाइम पे 1.5 साल में घर से पढ़ा रहा हूँ। ओके। मतलब मेरे पास सिर्फ नए शर्ट्स हैं, ओके। बाकी सारे लोअर, मतलब वो होते हैं ना कोट सूट पहन रखे हैं, नीचे लोअर है। और उस समय मैं नए शर्ट्स ज्यादा खरीद भी नहीं रहा था क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग में हो जाता है मैनेज। सर जब बुलाए अचानक से मेरे पास, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जाऊं तो मैं कपड़े कहाँ से लेके जाऊं 10 दिन के। ठीक है। तो मैं क्या किया, मैं यहाँ पे पुणे आने के बाद रोज क्लास जाता था, सुबह शाम को आता था। रोज शाम को घर लौटते वक्त मैं एक स्टोर में जाता था, सुबह एक जोड़ी कपड़ा दो, वो खरीदता, घर जाता, आयरन करता उसको ढंग से, और उसके बाद अगले दिन पहन के आता। 10 दिन तो मैं कपड़े खरीद के पहना हूँ रोज। उस टाइम आप अपनी सेविंग यूज कर रहे थे जॉब वाली, या घर वालों से पैसे लेके आए थे कि नहीं, उस समय मैं फाइनल लॉ में सेट हो चुका था। ओके। मतलब आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम फाइनल लॉ। आप जब आई गेस बैच ले रहे थे तब आपने अपनी जॉब के साथ स्टार्ट कर दिया था बैच जॉब, लेना। हाँ। तो कोई अगर आज कोई एक ऐसा बंदा देख रहा हो कि उसको अगर टीचर बनना है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीए करने के बाद टीचिंग को एज अ करियर करना चाहते हैं और इस मार्केट में आना चाहते हैं, उनको आपकी क्या सलाह है कि हाउ कैन दे स्टार्ट टू बिकम अ टीचर? क्या जर्नी रहनी चाहिए और कैसे वो शुरू करें टीचर बनना, क्योंकि बहुत लोग बनना चाहते हैं अब। देखो टीचर के तो स्पेसिफिक हो गया। मैं बोलूं अगर आपको कोई भी साइड किक करना है, जैसे तू कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा है तू, या कोई भी साइड किक करे, यू कैन नॉट क्विट योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आई टेल यू, देखो बहुत सारे लोग फाइनेंशियली सेटल नहीं होते। मतलब मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं पैसे नहीं भी कमाऊंगा तो चल जाएगा। हाँ, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर इज अर्निंग वेल, ही कैन फीड मी फॉर लाइफ, मतलब जिंदगी भर खिला सकते हैं। पर पॉइंट ये है, मैंने एक चीज रियलाइज करी है, जब हम मेन जॉब छोड़ते हैं और मान ली टीचिंग में आते हैं, तो टीचिंग से हमको फाइनेंशियल प्रेशर आता है कि यार कम से कम अगर जॉब में 10 लाख कमा रहा था तो टीचिंग से साल में 10 लाख तो कमा लूं। तो मेरी फ्री में कोर्सेस अनाउंस करने का, फ्री में मेहनत करने की मोटिवेशन खत्म हो जाती है। पर तुमको पता है पैसों का सोर्स, वो दिहाड़ी का सोर्स 10 से 6 का है, सुबह से 10 से 6, और उसके बाद में शाम को जो कर रहा हूं वो मेरे पैशन का है। तो फिर तुम्हारी टीचिंग में ना पैसे मिक्स नहीं होते, या कोई भी साइड किक में। तू अभी कंटेंट क्रिएशन में है तो देखो पता है मुझे पैसों की वो नहीं है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुझे ये लगे मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरी जॉब से पैसे नहीं आ रहे, मुझे इससे पैसे कमाने, तू डील्स लेना शुरू कर देगा जो तू आज नहीं ले रहा है शायद। तो तेरा जो ऑनेस्टी है, तेरा जो उसमें सिंसियरिटी है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए माई सजेशन टू एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट टीचिंग इज यूज योर संडेज, यूज योर अर्ली मॉर्निंग्स, यूज योर लेट इवनिंग्स, एंड उसमें तुम 6 से 9 महीना पैरेलली बिल्ड करो। जैसे मैं बताता हूँ, हर एक जॉब में मैंने देखा है, कोई भी इंसान जॉब क्विट करके अपना खुद करता है तो जॉब के साथ पहले पैरेलली रन करते हैं, टेस्ट करते हैं। देखो आगे बताऊंगा, मेरी पहली बैच जो थी उसमें अपन ने, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं होगा तो चलेगा, ये तेरे को समझेगा। मैंने पहली बैच लॉन्च कैसे की थी सीए फाइनल की, उससे बच्चों को समझ आएगा एक जर्नी कैसे होती है। बिल्कुल। तो सर पहले क्लासेस कैसे स्टार्ट करी, या पहले सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा चुना कि हाँ मेरे को लॉ पढ़ाना है या मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इससे शुरू करना है? देख आई थिंक मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, आई डिडंट चूज टीचिंग, टीचिंग चोज मी। ओके। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब तू समझेगा अगर तो हुआ क्या था, मतलब मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, पर मेरे को पढ़ाना था। मेरे को एक 5-6 साल से हर किसी के मन में एक रहता है मेरे को टीचिंग करनी है, तो मेरे को भी था टीचिंग करनी है। तो मैं सोचा यार करनी तो है। अब कोविड के टाइम पे क्या हुआ, सब घर भगा दिए। एक सेकेंड, लास्ट पॉडकास्ट ना हो ये। हाँ। तो हुआ क्या था, मेरे को था ही कि मुझे लॉ मेरे को सीए मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। अब तू समझ, रैंक जब आ गई फाइनल में तो कुछ उस समय पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते थे, मतलब जो डिजिटल कोचिंग इंस्टीट्यूट होते थे, वो अप्रोच करते थे कि आप आओ हमारे यहाँ 1 घंटा पढ़ाओ, आप 2,000 रुपए ले लो, 3,000 रुपए ले लो। 1 घंटे के 2,000 रुपए, तू क्या सेकंड के बनाते होंगे? नहीं, सेकंड के तो कभी नहीं बनाते, पर उस समय 1 घंटे के 2,000 मेरे को देते थे। जो रैंक 1 होते, रैंक 2 होते, उनको 20-20 हजार रुपए ऑफर करते थे 1 घंटे के। तो मैंने बोला ठीक है यार पढ़ाएंगे। अब तू समझ, मैंने पहली बैच में कौन सा सब्जेक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने बोला सिर्फ 20 घंटे पढ़ाने आपको। मैंने सोचा मेरा मन क्या है, मैंने सोचा यार मेरे एएफएम में ना 87 मार्क्स आए थे, तो मैंने बोला एएफएम पढ़ाऊंगा।
और मैंने ना एक डिजिटल बोर्ड ऑर्डर कर दिया। तो समझ, मंडे सुबह 12 बजे क्लास है, डिजिटल बोर्ड मैंने ऑर्डर किया, मंडे सुबह 10 बजे डिजिटल बोर्ड आने वाले, सुबह नहीं आया बोर्ड, तो मुझे क्लास करनी पड़ गई कैंसिल। अच्छा। अब उनका आ गया फोन कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई बात नहीं, कल कर दूंगा मैं, आज शाम तक बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड शाम को भी नहीं आई, रात को भी नहीं आई, और मेरे को दिखाया अगले दिन सुबह भी बोर्ड नहीं आएगी, वो जो डिजिटल बोर्ड है जिसमें लिखना है। तो बोला यार एएफएम लिखे बिना तो नहीं पढ़ा सकते, अब 1 घंटे पढ़ाना तो है मेरे को, क्या पढ़ाऊं? मैंने बोला थियोरी पढ़ा सकते हैं। मैं बैठा पीपीटी बनाने के लिए, उस समय मतलब आज से 5 साल पहले की बात है, एआई नहीं था कि पीपीटी बना दे भाई। तो मैं बैठा बकायदा पावर पॉइंट खोला और मैं लॉ का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सीए फाइनल लॉ का पहला चैप्टर सबको आता है, डायरेक्टर्स वाला। तो मैंने बनाया उसका पीपीटी, मेरे को एक 10-12 पेज बन गए। मैंने बोला 1 घंटा तो निकल जाएगा इसमें, मैंने जाके लॉ पढ़ाया। अब जो पहला लेक्चर मैंने लॉ लिया, मैं पूरा 20 लेक्चर लॉ लिया, अब वो खत्म हो गया। अब उसके बाद मैंने सोचा मेरे को अपनी बैच लॉन्च करनी है, तो मैं सोचा मैं एफएम करूं, अकाउंट्स करूं, क्या करूं, पर लॉ से उस समय ऐसा हाथ बैठ चुका था, मैंने बोला लॉ ही लॉन्च करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं, मेरे को एक बहुत सीनियर सीए फैकल्टी ने भी एक बार ये बोला था, वंस अ टीचर फॉरएवर अ टीचर। तुम अगर एक टीचर हो ना, तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सब पढ़ा सकते हो। तुमको पढ़ाना आता है, तुमको सब्जेक्ट नहीं आता है, तुमको पढ़ाना आता है, पढ़ के पढ़ाना आता है। तो मेरे को रियलाइज हुआ, बस लोग कहते हैं लॉ किंग, ऐसा नहीं है। एक सब्जेक्ट पे मेहनत करो, तुम उसके किंग बन जाओगे नेचुरली। एंड लॉ बाय चॉइस नहीं था, लॉ बाय चांस था। बाई चांस था। और कितना मतलब आज अगर कोई सुने तो ऐसा लगे हाँ, मतलब तेरे को शौक नहीं था, नहीं पढ़ेंगे तेरे मतलब मैं से। खुद हैरान हूं कि मतलब एक पर्सन जिसने लॉ चुना, पीपल चूज अ सब्जेक्ट कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट की इंडस्ट्री में पढ़ाना है, और आपका तो ये था कि अरे वो डिजिटल बोर्ड नहीं आया, ये पढ़ा देते हैं कि ये पढ़ा सकते हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, कितने भी तू हिस्टोरिक टीचर्स उठा करके देख ले, जो बहुत बड़े बड़े रेनाउंड नाम है, जो पहले नाम थे, उन्होंने सबने अपने करियर की शुरुआत में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं जो उनके काम का भी नहीं था। क्योंकि वो ऐसा होता था, एक कोचिंग अकेडमी है, उन्होंने बोला भैया मेरे यहाँ अकाउंट्स की खाली है, तू पढ़ा देगा क्या? बोले हाँ यार पढ़ाना तो है, थोड़े से पैसे दे दोगे? हाँ तो चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। वहां अकाउंट्स पढ़ाना शुरू किया, आके कॉस्टिंग में शिफ्ट हुए, और बाद में एफएमएसएम की टॉप फैकल्टी बन गए। ऐसी स्टोरी बनती है लोगों की। तो क्या आपको आज नहीं लगता, आज अगर जो बंदा टीचिंग में आ रहा है, कि पहले ही मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, या अभी भी आपको लगता है टीचर्स की नीड है, और किस लेवल पे सीए के टीचर्स की नीड है? मुझे लगता है ये नीड एज अ स्टूडेंट मेरे को लगी थी कि है। एक्चुअली मैं बताऊं, इतना प्लानिंग नहीं कर सकते कि मार्केट साइज क्या है, मार्केट में स्पेस क्या है। तुम टीचिंग में बिजनेस लगा करके नहीं आ सकते। क्या तुम्हारा मन है पढ़ाने का? क्या तुमको लगता है मैं किसी को पढ़ाऊंगा तो वो अच्छे से पढ़ लेगा? हाँ, यू गेट स्टार्टेड, देन यू सी कि या तो तुम एक बहुत बड़े टीचर बन जाओगे, या तुम इतना तो कमा लोगे कि कोई जॉब में जो कमाता है, या फिर तुम थोड़ा कम कमाओगे, पर तो क्या होगा, वो थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा, वो तो रहेगा कम से कम। सो यू कैनॉट कम टू दिस प्रोफेशन फॉर मनी। यू माइट अर्न मनी, बट यू कैनॉट स्टार्ट विद द थॉट ऑफ मनी। सर 28 साल की उम्र में आपकी अभी शादी भी हो चुकी है, तो फिर छोटू शुभम की प्लानिंग कब है? ये नहीं आता देखा मैं भाई, मेरे को बोला तू गर्लफ्रेंड का पूछेगा। लेकिन सर ये तो बताओ कि हाउ डिड दिस हैपन? एक सीए स्टूडेंट, एक सीए पर्सन, एक सीए टीचर किसी डॉक्टर का पेशेंट कैसे बन गया? लाइक हाउ डिड यू मीट मैम? इज इट अ लव मैरिज, अरेंज मैरिज? बहुत लोगों के सवाल है, तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए जैसे लॉ के देते हैं। तू प्रॉमिस कर वो पहले वाला सवाल दोबारा नहीं पूछेगा, तो बताऊंगा मैं तेरे को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ बताओ। तो इट इज लव कम अरेंज मैरिज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? थोड़ा इसको समझाइए, विस्तार में बताइए सर। हाँ, सो इट इज लव कम अरेंज मैरिज। तो उसमें होता क्या है, बेसिकली मारवाड़ियों में प्यार होता है, फिर उसको अरेंज करते हैं। ओके अच्छा, अभी घर वाले भी देखते हैं ये पॉडकास्ट। हम्म, तो बेसिकली अरेंज मैरिज है, पूरा तरीके से घर वालों ने अरेंज किया है, और डॉक्टर ऐसे ही मिलते हैं। पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमको क्या है, हम लोग सीए, तो हमको हर जगह आईज ओपन रखना पड़ता है। तो तुम कभी पार्टीज वगैरह में जाओ, फंक्शंस वगैरह में जाओ, शादियों में जाओ, तो आंखें खुली रखो। अरेंज मैरिज है पूरी तरीके से, घर वाले। मतलब कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? नहीं, तो बेसिकली हम लोग रायपुर में एक शादी में गए थे। तो वो शादी में, वहां पे मैं भी था, वहां पे मैम भी आए थे। तो वहां पे हम लोग, पता चला कि हम लोग सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं दोनों के लिए। तो फिर मैंने अपने जिसकी शादी में मैं गया था उसके थ्रू मैंने निकलवाया कि रिलेटिव्स में क्या लगते हैं। अच्छा। फिर अपने आप पता नहीं कैसे बायोडेटा वगैरह एक्सचेंज हुए, और चीजें जो है सॉर्ट हो गई अपने आप। हाँ। पर क्या होता है, वो एक एज आती है जहाँ तुमको लगता है बस यार अब सेटल होना है। तो जब तुम शादियों में जाते हो, तुम ऐसे आंखें खोज खोज करके तुम
क्या बोल रहा हूँ यार, मैं सब तो पागल है, ये पूरा ट्रिम करवा दूंगा मैं भाई। ये पूरा ट्रिम, ये तो क्या नहीं फेंक के मारता है, बॉम्ब फेंक के मारता है। तो सर जो शादी हुई थी उसमें शादी में खर्चा कितना आया था आपको कि इतना खर्चा हो गया था? नहीं सर ये तो बताओगे ना, बंदा अगर कोई देख रहा हो उसको अपनी शादी प्लान करनी हो, पता तो लगे कितना एक्सपेंस लग जाता है। 2 करोड़। मत बोलो आप भाई, रिकॉर्डिंग नहीं चालू है ना? ये कैमरा हमेशा चालू रहता QR है कोड कि लगा भैया देता काउंट हूँ। ना करना पड़े, टोटल आ जाए एक साथ। तो मैम आपको किस नाम से बुलाते हैं? ये बच्चों का सवाल था, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये बच्चों के सवाल है, मैं लिख के लाया हूँ सर सारे बच्चों के सवाल। ये मैम ने आपको किस नाम से बुलाते हैं? शुभम बुलाते हैं प्यार से। प्यार बाकी- से तो शुभम नहीं बुलाते हो। बाकी वही जो तुम लोग करते हो वो चलता रहता है, सोना बाबू बच्चा, ये सब तो सबका होता है, चाहे 15 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो। तो क्या आप अपनी बैचलर लाइफ मिस करते हो? या तो घर में कलेश होगा या तो बच्चों के साथ कलेश होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मिस करता। विथ माई वाइफ इट इज लाइक आई एम अ नहीं भाई, तो ये सब क्वेश्चन में ना क्वेश्चन गलत नहीं था यार। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी मेरी वो फ्रीडम है। अच्छा घूमने देख आया हूँ तेरे साथ घूमने, अच्छा। तो वो लेकिन freedom सर है। वो जो 4 बार आपने कॉल कर लिया था ऑफ कैमरा, वो तो आपने बताया। मैनेज हो जाता है। मैंने जो अगर आप सही से मैरिड लाइफ लिव करो तो बैचलर्स लाइफ भी आपको जीने मिलता है। सो डिड यू हैव दैट डेटिंग फेज? क्योंकि आपने आई डोंट काउंट कहा था कहीं पे। पर अब शादी होगी तो अब डर नहीं है, ठीक है। लेकिन सर नहीं, वो पर- डर नहीं है। एक जरा ना मैंने लिस्ट लेके आया हूँ, 35 से भी ज्यादा एक्ट्रेसेस को आप फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर। तो मेरे पापा भी, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये इतनी हिम्मत कहाँ से आती है शादी होने के बाद भी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं नाम भी लिख के आया हूँ, 35 से ज्यादा एक्ट्रेसेस को आप फॉलो करते हो। कट कर देना। कुछ गलत सवाल नहीं मुझे, ये मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा। ये तो असली लेके आया था मैं। क्या? अभी ऐसे 2-3 और है मेरे पास, रिसर्च मेरी भी पूरी है। ठीक है, अच्छे सवाल पूछे यार, अच्छे ही थे ना, मजा आ रहा ना तुम्हें तो। सजा उनको मिल रही है लेकिन। ये पॉडकास्टर वालों का यही होता है, आओ सामने वाले की बजाओ, जाओ यूट्यूब थंबनेल में डाल दो, व्यूज कोलेक्ट करो। I फिर हम follow लोग- 35 actors even though I am मैरिड हो रे बाप रे। भाई तू बोला था स्टूडेंट ओरिएंटेड बनाना है, तो मेरे घर पे क्यों घुस रहा है? स्टूडेंट ओरिएंटेड में जाएंगे अभी। वो सब माल तो मुझे भी पता ना। सर आपकी आर्टिकलशिप जर्नी कैसी थी, कैसे आपने दुख मैनेज किया, हॉस्टल में कैसे पढ़े, क्या पढ़ाई करी, वो तो मुझे पता है। ये वाला माल कर लूं ना रिकॉर्ड, क्योंकि ये वाला बढ़िया आ रहा है अभी। ये कहाँ? मैंने कुछ नहीं कहा, कैमरा ऑन है, मैंने कुछ नहीं कहा। देखो फोन खुद आया, मैं Hello. कुछ नहीं कह रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैडम, मैं कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। रिकॉर्ड Hello. हुआ था ना, मैं जा रहा हूँ। हेलो, तो नेटवर्क क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये मैं बोलता रहा हूँ, जो मजा आने वाला था इस पॉडकास्ट में। ओबे साला। नेटवर्क देख रहे हो। गाइस, मैंने अभी वंश को समझा दिया है कि ये बच्चों के लिए पॉडकास्ट है, ये मेरी बीवी के लिए पॉडकास्ट नहीं है। तो अभी आई होप ये लिमिट के अंदर थोड़े क्वेश्चंस पूछेगा और मेरे घर में आग नहीं लगाएगा। और कोई फोन वोन नहीं आया था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आया था। चल, अभी एयरप्लेन मोड में है फोन। बिल्कुल। तो सर मेरे को ये पूछना है, जैसे हाउ डिड यू एम फॉर अ रैंक? क्योंकि जब भी हम भी एज ए स्टूडेंट कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हाउ डिड यू थॉट कि हाँ मेरे को रैंक ही लानी है सीए फाइनल में? एंड आपका वो वीडियो भी बड़ा वायरल है वो वाला, जिसमें आपने बताया कि शायद मेरी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं थी लेकिन मैं फिर भी रैंक लेके आया। कैसे वो एम किया कि हाँ रैंक ही लानी है, एंड ऑल इंडिया रैंक 4? हाउ? सो रैंक वाज नेवर द प्लान। तो तू देख, मेरा फाउंडेशन में भी रैंक नहीं था, इंटरमीडिएट में भी रैंक नहीं था। बट बचपन से ये था कि टीचर हमेशा, वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती है ना, उसमें बोलते थे कि तुम्हारा बेटा थोड़ा पढ़ लेगा तो अच्छा कर लेगा, पढ़ाई नहीं करता है वो इसकी प्रॉब्लम है, नहीं होता है ऐसा नहीं बोलते थे। पर मैंने रैंक का कभी नहीं सोचा था। पर फाइनल में एक्चुअली मेरा रैंक आ जाने का कारण ये था, मेरी बहुत फटी पड़ी थी। मतलब मेरी इतनी फटी पड़ी थी, मैंने आर्टिकलशिप में बहुत मस्ती करी है, बहुत काम भी करा है, बहुत मस्ती भी करी है। तो एग्जाम आते तक मेरा इतना चीजें पेंडिंग रह गई थी कि मेरे को लगा भाई ये तो हम गए। उस डर में अब कब इतना पढ़ाई कर लिया कि पास होना, आगे बढ़ना, रैंक लाना, वो सब चीजें क्रॉस हो गई, पता ही नहीं चला। पर एक चीज जो उसका रीजन ये था कि प्रेशर जो आया था, मैंने देखा है आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। एक नेचर होता है हर किसी का, वो समझना जरूरी है। मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता हूँ। मतलब अगर मेरे पे कोई प्रेशर डाले किसी चीज का और मैं रेडी हूँ वो प्रेशर लेने के लिए कि हाँ मुझे ही करना है, तो आई परफॉर्म बेटर। ये कोई वो नहीं है कि जो सीवी में लिखते हैं हम अपने, पर तू व्यू देख और अपनी बातें देख।
सर एक बार बात है व्यू देख तू व्यू तू पहले मेरे को इतनी बड़े बड़े सवाल पूछ रहा है, 35 लड़कियों को फॉलो, सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हो, फिर तू बोलता है ये, तू व्यू देख के सवाल पूछना। क्या बात है सर, व्यू अच्छा है ना, ऐसे ही व्यू पे तो आपने फोटो शूट कराया था जो एकदम आपने ड्रॉप किया था, हम किसी को उम्मीद ही नहीं थी। तो सर लोग टीचिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन आप जब टीचिंग में आए थे आपने अपना फर्स्ट बैच कैसे गैदर किया था, आपने अपने सुपर 30 कैसे बनाया कि हाँ यार शुरू करना है, या पहले कोई बच्चा ही नहीं आया था कि एक बच्चे से शुरुआत की, कैसे हुई वो जर्नी शुरू? यार तू एक बार व्यू देख के तो सवाल पूछ यार, तू कहाँ तो गर्लफ्रेंड पे आता है फिर तू टीचिंग पे आ जाता है। सर नहीं नहीं बताओ, है ना, स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं, बताओ सर। देख मतलब ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो पहला बैच बनाना डिफिकल्ट होता है, और मैं अभी भी बच्चों को हाल फिलहाल में एक चीज़ सिखाता हूँ कि लिंक्डइन पे काम करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी लिंक्डइन की रीच तुमको डेफिनेटली हेल्प करती है। मैं जब सीए क्लियर करा था तो मैं कुछ जॉब शुरू करने के भी पहले मैंने लिंक्डइन शुरू कर दिया था कि मेरी जो भी एक्सपीरियंस थे वो मैं शेयर कर रहा था। तो जब मैंने पहली बैच लॉन्च करी थी तो मेरे लिंक्डइन में 10,000 फॉलोअर हुए थे। तो जब मैंने बैच लॉन्च करी तो मैंने ना बहुत यूनिक बैच लॉन्च करी। मेरा मन था फ्री पढ़ाने का, क्योंकि कोई पैसा देके तो आएगा नहीं, पर मेरे को ना पढ़ाना था फ्री में, ना बच्चे रजिस्टर कर लेते, क्लास नहीं जुड़ते। तो मैंने उस समय रात भर में जगह था, मेरे को याद है सुबह 6 बजे की पोस्ट है मेरी आज भी लिंक्डइन में, सुबह 6 बजे गई थी। उसमें मैंने डाला था कि बच्चों तुमको मैं सीए फाइनल लॉ पढ़ाऊंगा, पूरी बैच लूंगा, फीस मात्र 1,000 रुपये, वो भी पूरी रिफंडेबल, एक शर्त पे कि तुम अगर 95% क्लासेस मेरे साथ देखोगे तो जब 95% क्लासेस खत्म हो जाएगी मैं पैसे वापस कर दूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मैं चाहता हूं तुम क्लास अटेंड करो। और मैंने बोला, और उसमें तू समझ 6 बजे मैं पोस्ट डाला हूँ लिंक्डइन में और मैं सोया हूँ, 11 बजे उठा हूँ और मैंने फॉर्म भरवाया था। फॉर्म में 100 बच्चे आ गए और उन्होंने बोला सर हाँ हम आपकी क्लासेस लेंगे, आप पढ़ाओ। क्यों? क्रेडिबिलिटी कहां से आई? रिजल्ट से, एक तो रैंक से क्रेडिबिलिटी आई। फिर बच्चों ने बैच लगाई। तू मान कि मैंने करीबन, नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, 1,000 रुपए की फीस ली थी। तो समझ 150-200 बच्चों तक मैंने एडमिशन लिया था। तो 200 बच्चों की कितनी फीस हुई? मान ले 2 लाख रुपए। मैंने लास्ट में बच्चों को ये बोला खत्म होने के बाद कि या तो तुम ये 2 लाख रिफंड भी ले सकते हो, या फिर तुम बोलोगे तो तुम्हारे नाम पे ये पैसा मैं डोनेट कर दूंगा। 200 में से आई थिंक कुछ 150 बच्चों ने लेक्चर वहां तक देखा होगा और उन्होंने बोला सर प्लीज डोनेट कर दो, वी डोंट वांट। क्योंकि एक होता है गुरु दक्षिणा तुमको देनी पड़ेगी, 120 घंटे की क्लास थी। तो मैंने बोला वो पूरे पैसे, आई रिमेंबर आई थिंक फर्स्ट बैच में थोड़ा हियर एंड देयर आई वुड हैव डोनेटेड 2 लाख रुपीस, जो मेरी पहली फीस थी पूरी। और मेरे घर वाले बोले तू पागल हो गया, 2 लाख रुपए कौन डोनेट करते हैं? तो मैंने बोला नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे टीचिंग था। मैंने बैच के एंड में बच्चों से एक सवाल पूछा था कि अगर कोई भी बच्चा मुझे ये कन्विंस कर लेगा कि सर आपको टीचिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, ये कारण है, आप हकलाते हो या आप नहीं क्लैरिटी के साथ बोल पाते, और मैं कन्विंस हो जाऊं तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। इसका क्लियर रीजन ये था, मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को टीचिंग में 5 साल डालने हैं कि कुछ और के लिए बना हूं मैं। तो एक्सपेरिमेंट था वो। तो सर आपकी जर्नी एक मेडिकल के स्टूडेंट से जिसने 10th के बाद मेडिकल करी, इंडिया के टॉप फैकल्टी बनने तक की, मतलब वो सीए के जो 4 हिस्से होते हैं, मेन, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप एंड देन फाइनल, हाउ वाज दिस जर्नी? और इसमें क्या मस्ती मजाक किया एंड क्या सीखा हर जर्नी, इन चारों में से मेरे को एक एक लर्निंग भी बताना। तो सबसे पहले तो मैं साइंस बैकग्राउंड से था ना, तो मुझे जैसा मैंने बताया अकाउंट्स नहीं आता था। तो मैं मानता हूँ हर एक जर्नी में एक तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। मैं तेरे साथ भी अभी घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हाउ कनेक्टेड यू आर टू योर पेरेंट्स। सो माई डैड एंड मॉम बोथ ऑफ देम हैज बीन अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर। तो मैं जब बोला सीए करूंगा तो पहले थोड़ा रेजिस्टेंट थे वो कि नहीं नहीं तेरे को मेडिकल करना है, हमारा बचपन से हमारा सपना है कि तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। पर वो 2-3 दिन में मान गए, और जब मान गए तो ऐसा माने कि चलो अब इसको सीए बनाते हैं। आपने ले ली थी मेडिकल 10th के बाद, या कि कुछ महीने पढ़े थे, या नहीं कैसे नहीं, था? मैंने तो 11th और 12th पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, विद मैथ्स करा था? मैथ्स किया था। अच्छा, तो इसलिए मेरे को लगता है मन हट मतलब गया। स्टार्टिंग से ही स्कॉलर थे आप पूरा, नहीं, या scholar- एवरेज स्टूडेंट थे तब, लाइक 10th नहीं, से मैं पहले? एवरेज स्टूडेंट था। 10th स्टैंडर्ड में मेरा आईसीएसई बोर्ड में 70% था, ओके। 70-75। पर मेरा 12th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड में साइंस में 91% था। ओके। तो वो एक्चुअली पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट वाइज मेरे को ट्रिगर नहीं किया वो फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो मैं बताता हूँ 11th स्टैंडर्ड में तो मैं बायोलॉजी फेल भी हुआ था। ओके। 11th या 9th स्टैंडर्ड में मैं बायोलॉजी फेल हुआ था, क्योंकि मेरे को जम ही नहीं रहा है पढ़ के, मेरे को रट के ही नहीं हो रहा है, मेरे को याद ही नहीं हो रहा है, मेरे आउट ऑफ इंटरेस्ट था मेरे। तो मैंने छोड़ा उसको, मैंने घर पे कन्विंस किया। और उस समय क्या मजे की बात क्या थी, उस समय ना ये सुसाइड्स वगैरह के न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सुबह सुबह पापा न्यूज़ देखते हैं, तो मैंने एक दिन देखा, मैं भी पापा के साथ बैठा, मैं न्यूज़ देखा था, शाम को मैं बॉम्ब फोड़ दिया। वो फिर कोई बात नहीं बेटा, जो तेरी मर्जी वो कर ले तू। तो वो अपना गुस्सा शांत कर लिए, पर एकदम सपोर्टिव हो गए उसके बाद। लेकिन
उन्होंने सबसे अच्छी चीज क्या करी, जब मैंने बोला मुझे सीए करना है तो मुझे छोड़े नहीं। वो बोले तू जा एक 12th स्टैंडर्ड के भैया को बोले पकड़ करके कि मैं पैसा दे दूंगा तेरे को, इसको पढ़ा, इसको ये चेक कर, इसको अकाउंट्स पसंद आ रहा है क्या। उस बंदे ने मेरे को 2 महीना अकाउंट्स पढ़ाया, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है। ये कब की बात है, 12th एग्जाम के बाद और रिजल्ट्स के पहले। मैं जाके सिर्फ अकाउंट सीखता था ताकि मेरे को इंटरेस्ट समझ आए। मेरे को लगा हाँ यार इंटरेस्ट तो बहुत है, तब जाके मैंने सीए डिसाइड किया। सो इट वाज अ थॉटफुल डिसीजन। ऐसा नहीं कि सीए करने के बाद मेरे को लग रहा है यार ये भी नहीं जम रहा है मतलब मेरे को। जेई नीट दोनों दे चुके थे और मैं फिर दिया था, मन से नहीं दिया था, मन से नाम नहीं का दिया था बस। और फिर उसके बाद आपने फाउंडेशन वाला रूट ही चुना, फाउंडेशन वाला ही, डायरेक्ट एंट्री वाला रूट सोचे भी नहीं थे कभी। मुझे लगता है शहरों का अलग अलग है, कुछ शहर में डायरेक्ट एंट्री वाले रूट सोचते हैं। जैसे कोलकाता में अगर आपके पास कॉलेजेस है तो बच्चे कॉलेजेस को देखते हुए डायरेक्ट एंट्री रूट सोचते हैं। हम लोगों को पता है कॉलेजेस मेन नहीं है, तो हम लोग फाउंडेशन के रूट से ही आते हैं। फिर मैंने फाउंडेशन शुरू करी। लोग यूजुअली फाउंडेशन, तू कब फाउंडेशन क्लियर किया? सर मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था जून 23 में। मतलब बोर्ड्स खत्म हुए मार्च में, हाँ, और तूने खत्म किया जून में 2 महीने में। हाँ मतलब सारे एग्जाम सीयूईटी वगैरह दिए तो साथ में सीए फाउंडेशन दिया। मैंने जानबूझ के जून अटेम्प्ट छोड़ा क्योंकि मुझे पता था मुझे बेस बनाना पड़ेगा, और मुझे ये भी पता था कि अकाउंट्स का बेस आगे चल के काम आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने बोला मैं ड्रॉप किया जून जानबूझ के। मतलब मैंने टारगेट भी नहीं किया, पास कर सकते थे। आज अगर एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखो तो मुझे पता है 2 महीने में स्ट्रगल करके पास कर सकते थे, पास हो जाते, फाउंडेशन नहीं बनता। तो मैंने 6 महीना स्किप किया, दिसंबर में अटेम्प्ट लिखा। थैंक्स टू माय टीचर, आई थिंक इतना ब्यूटीफुली उन्होंने पढ़ाया, आई क्लियर्ड फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई गॉट कॉन्फिडेंट ऑल्सो। उसके बाद में सीए इंटर में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि अब बोथ ग्रुप करना है कि सिंगल ग्रुप। तो हम लोग घूमते हैं, सबसे कंसल्ट करते हैं, हिम्मत तो होती नहीं, तू कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना। आज जैसे तेरा इंटर अगर क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप फर्स्ट, क्या तू ये कॉन्फिडेंट है कि फाइनल तो एक बार मैं कर ही लूंगा? नहीं, एक हल्का डर रहता है। सीए में आप फेल हो जाओ तो इतना शौक नहीं होता, जब पास हो जाओ तो ज्यादा शौक होता है। तो सेम डर तो था ही कि बोथ ग्रुप एक साथ कर लेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं था। 8 पेपर्स होंगे उस समय 8 पेपर थे, आईटीएसएम जैसा थ्योरी पेपर था एकदम। तो मैंने बोला करना तो है। अब मैंने क्या किया, मैं आज बच्चों का डर इसलिए समझता हूँ क्योंकि मुझे आज भी अपना डर याद है। मेरे को याद है मैं अपने हॉस्टल के बाहर खड़े होकर मेरे भैया से मैं कंसल्ट कर रहा था, भैया एक ग्रुप करोगी बोथ ग्रुप? कहते बोथ ग्रुप कर ले। मैं बोला नहीं भैया हिम्मत नहीं आ रही है, थोड़ा मोटिवेशन दो। मैंने बोला तो भैया बोले देख तूने फाउंडेशन में 170 लाए 200 में से, तो तू देख जो बच्चा 150 लाए 140 लाए वो क्या कर रहे हैं। मैंने देखा वो लोग बोथ ग्रुप कर रहे हैं। तो कहते जब वो कोशिश कर सकते तो कोशिश तू भी कर सकते हैं। अब 2 चीजें होगी, या तो तेरा डिसीजन गलत होगा या तेरा डिसीजन सही होगा। सही होगा तो सॉर्टेड है, गलत होगा तो उसको मेहनत से कॉम्पनसेट करके सही कर देना। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो तू एक ग्रुप लिखेगा एक ग्रुप पास होगा, बोथ लिख के एक पास हो जाना। मैंने बोला ये तो लॉजिकल बात है, और यही बात मैं आज बच्चों को बताता हूँ। जो बात मेरे को सेंस बनी वो मैं उनको बताता हूँ। फिर मैंने शुरू करी। मेरी क्लासेस होती थी सुबह 7 से रात के 9 क्लासेस, मतलब पढ़ाई नहीं, क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। और ये कहाँ चल रहा है? रायपुर में। पहले 12th आपने रायगढ़ से किया, रायगढ़ से। फाउंडेशन भी रायगढ़ से। फाउंडेशन में रायपुर आ गया था। रायपुर आ गया था। दोनों छत्तीसगढ़ में है। दोनों छत्तीसगढ़ और में। उसके बाद आप क्या कहते हैं इंटर के लिए? रायगढ़ उड़ीसा में। अच्छा, रायगढ़ उड़ीसा में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो मैं वहां आ गया, दोनों फाउंडेशन और इंटर किया। इंटर में इतनी लंबी क्लासेस चलती थी, पर मैंने ना कभी सोचा नहीं कि यार घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे को लगा ये जो हो रहा है यही सही हो रहा है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, अरे हम कब ये करेंगे, हम कब वो करेंगे, आप ऐसा करो आप वैसा करो। हमने कभी उनको बताया नहीं उनको कैसा उनका काम करना है। जैसा बोले वैसा पढ़ा। संडे क्लास होती तो कर लेते थे। टेस्ट बहुत ईमानदारी से लिखी, जितनी टेस्ट बोले। मतलब मैं देखता हूँ टेस्ट में क्लास की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है, वो आधे में हम रहते थे। और उसके बाद हमको प्रिपरेशन लीव कितने समय का मिला होगा सोच? जो 8 सब्जेक्ट होते हैं 8 सब्जेक्ट के लिए, बोथ ग्रुप के लिए। तो 9 महीने जैसे अभी मिलता है, तो उस टाइम पे भी 9 महीने हाँ। 9 महीने मिला। प्रिपरेशन लीव कितने समय का मिला होगा क्लासेस के बाद और एग्जाम के पहले जो समय मिलता है? क्लासेस खत्म हो गया पढ़ने, आई गेस 3 महीने का, 4 महीने का, थोड़ा कम। ओके, बता। 2 महीने का, थोड़ा कम सर। 1 महीने का, 1 महीने में आपने रिवीजन करी है क्लासेस के बाद? फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, 8 सब्जेक्ट्स। ओके। और ऐसा लगा ही नहीं कि 1 महीना कम है। मतलब 1 महीना तो वो तो 3 महीना भी कम लगता है, लेकिन 1 महीने में जब पता था इतना समय है और इतना टारगेट है तो करना ही है ना। तो हम लोग सोते थे सुबह 6 बजे, पढ़ के सोते थे। हम लोग 6 बजे सोते थे, 10 बजे उठते थे, पूरा दिन भर पढ़ते थे। अच्छा, इसका कारण ये था 1 महीने में क्यों संभाल पाए हम, क्योंकि जैसा मैंने कहा क्लासेस मैंने ईमानदारी से करी थी। लोग क्या करते, क्लासेस में टाइम पास करते हैं। ये मेरा टीचर बोल रहा है, मेरे अंदर का जो एक्सपीरियंस है। पर मैंने तो ईमानदारी से क्लासेस करी, ईमानदारी से टेस्ट लिखा, तो मेरा रिविजन क्लास के साथ ही हो गया। अब जो मैं फर्स्ट रिवीजन का नाम दे रहा हूँ वो कायदे से एक बार रिवीजन हो चुका है, जिसका टाइम आज भी बच्चों को मिलता है।
तो हमने 1 महीने में हमने पूरा प्लानर बनाया कि 15 दिन में एक रिवीजन मारेंगे 8 सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद और 15 दिन में एक और रिवीजन मारेंगे। बहुत अग्रेसिव प्लानिंग, मतलब तब रुक रुक के आराम से समझ करने का टाइम नहीं था, बस दौड़ाओ 1 महीने में सिलेबस, और फिर 8 सब्जेक्ट लिखे। मेरे को याद है 8 सब्जेक्ट लिख करके मैं रायपुर से घर भाग गया, 2 महीना घर में था, और रिजल्ट तक मैं पहुंच गया था नागपुर, ITT-OC चल रहा था। तो अब बोथ ग्रुप का रिजल्ट है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, ग्रुप 1 खत्म हुआ ना तो आधे बच्चे घर जाते हैं, हर बच्चा बोथ ग्रुप नहीं लिखता। मेरे हॉस्टल में से बहुत सारे बच्चे घर जा रहे थे, और तू समझ पीक दिवाली का टाइम था, मतलब सेकेंड ग्रुप के टाइम पे दिवाली पड़ रही थी। और तू समझ, मैं उस समय मेरे को याद है मैं घर हॉस्टल के बाहर आके खड़ा हूँ, मेरे दोस्तों को बाय बोल रहा हूँ, वो लोग जा रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ छोड़ना यार, तू भी चले जा घर। पर मेरे को लगा नहीं यार, इतनी मेहनत कर ली, अब लिख देते, जो होगा देखा जाएगा। तो दिवाली छोड़ी, घर जाना छोड़ा, दोस्त छोड़े, क्यों? क्योंकि जो मेहनत करी थी उसका रिटर्न लेना है। अभी बैठे मन बना के थोड़ा 19-20 करके एग्जाम लिखे, और उसके बाद जो है अपन चले गए। रिजल्ट आया 2 महीने बाद। मेरी एक डिफरेंस ये था, मैंने अपने हर अटेम्प्ट का रिजल्ट घर से दूर होके देखा है, पता नहीं क्यों। वो सिचुएशन ऐसा रहा कि इसमें मैं नागपुर में था, और नागपुर में जब मैं देखा, मैं अपना रिजल्ट खुद भी नहीं चेक करता था, मैं किसी दोस्त को या किसी और को पकड़ाता था। ये अलग ही लेवल की हिम्मत है। जैसे लोग तो होता है भाई मैं ही देख लूंगा वो कैप्चा डाल के कि क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट रिएक्शन वीडियोस आया, गेस आपने तो उस टाइम पे तो रिजल्ट खोलते हुए रिएक्शन नहीं तो तू पूछेगा क्या रिग्रेट है मेरा, तो मैं ये बोलूंगा भाई मेरा वो बुक का वो लगाना रह गया रेडी, वो एक रह गया, मेरी वो फोटो नहीं खींची और एक रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया। वरना शुभम सर भी वायरल होते। हाँ तो होते मतलब नहीं है। तो इंटर में बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद, जब मैं बताता हूँ एक मेमोरी, एक तुम लोगों को फील करनी चाहिए, तुमने तो फील करा होगा जो बच्चा 11th-12th में शायद, यार जिस दिन वो रिजल्ट आता है, एक तो सुबह से एक दिन पहले से धक धक क्या आएगा, क्योंकि तुम कितना अच्छा एग्जाम क्यों ना गया हो। सीए में एक चीज है लक, किस्मत बुरी होना और तुम्हारे पिछले जन्म के सारे कर्म ये कोर्स सुधारते हैं कि तुम गंगा नहाए आए और सीए कर लिए, एक बराबर है। तो मैं एकदम धक धक, दोस्त यार है सब जज करने को रेडी है, रिजल्ट आने को है, और तुमको लग रहा है बस भगवान पास करा देना, यदि फेल करवाता है ऑडिट पास करवा देना, बाकी मैं संभाल लूंगा फिर से। रिजल्ट आया और मैं दोस्त को बोला था देख के बता, उसने बोला बोथ ग्रुप क्लियर। मैं रिएक्ट नहीं किया, मैं शांत। मैं बोला रिएक्शन घर वालों के साथ, तो मैं फोन किया पापा को और मम्मी को, मैं बोला भैया क्लियर हो गया, बोथ ग्रुप क्लियर हो गया एक साथ। रैंक वैंक तो छोड़ दे, मतलब बोथ ग्रुप क्लियर हो गया, उसमें ऐसे शरीर में वो झुंझुनी उठ गई ना पूरे, कि पूरा हफ्ता बन गया, दिन बन गया, जिंदगी बन गई वाली फील आ गई। और घर वाले तो इतना खुश, एकदम लड्डू पेड़े बांट दे जैसे कि सीए बन गया बच्चा। तो मजा आ गया, एकदम इंटर क्लियर हो गया। मेरे को याद है, मैं एकदम एनर्जी रश हो जाता है पूरा बॉडी में। तेरे साथ तो हुआ होगा फील? नहीं, जब बच्चा फेल होता है तो उतनी नेगेटिव इमोशंस होती है, बट the day you still pass, it's all worth it. हाँ, मतलब मैं भी जब मैंने अपना रिजल्ट खोला था तब मैं अपनी मम्मा के साथ था। हाँ। तो जब वो रिजल्ट खोला तो जो पागलों की तरह चीखते, वो रिजल्ट रिएक्शन में क्या, तब आपको रिलैक्स वीडियो भी ऑन होगा ना? हाँ, नहीं मैंने तब मैं कंटेंट नहीं बनाता था। हाँ। तो मतलब तब ये रिएक्शन होता, अरे ये हो गया, सही में हो गया। तब विश्वास, तब आपको वो सारी स्लीपलेस नाइट्स, वो सारा कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, इस दिन के लिए वर्थ इट था। पर ये तो इंटर का रिजल्ट था। तो सोच, अभी भी लड़ाई बाकी है, लड़ाई बाकी है बिल्कुल। तो फिर आर्टिकलशिप के लिए मैं बताता हूँ, इसमें एक मैं पहले गया इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यूज आर स्टिल डिफिकल्ट। सर वो छोड़ो, उससे पहले ये बताओ, जो वो नागपुर में ITOC लगाई थी तो लोग ज्यादातर मैच मेकिंग करते हैं ITOC में, आपका कुछ हुआ था उस टाइम पे ITOC में कि फन हुआ हो, कुछ मस्ती करी हो आपने? कोशिश करी थी मैंने मस्ती करने की, मस्ती नहीं हो पाई ज्यादा। ओके। पर उस समय क्या है, क्रेडिबिलिटी नहीं थी ना। हाँ। तो या तो पैसे होने चाहिए, या सक्सेसफुल होना चाहिए, या गुड लुकिंग होना चाहिए। तो ऐसा अपन बोले बैक गुड सीट। लुकिंग तो नहीं चलेगा, लोगों ने इतना कमेंट किया ना, शुभम सर का स्किन केयर रूटीन, शुभम सर तो ओह सो हैंडसम, सो वो इंस्टाग्राम फिल्टर लगाने के बाद देखते हैं ना। नहीं, बट जोक्स अपार्ट, उसमें नहीं थे, बहुत शाई थे ऑनेस्टली मैं बताऊं ना। तो मैं बाय नेचर ही आज बहुत आउटस्पोकन हूँ, आज बहुत यूट्यूब वीडियोस में मैं कॉन्फिडेंट लगता हूँ ना, तो लोगों को लगता है यार ये कॉन्फिडेंट बहुत नेचुरली है। मैंने अपने क्लासेस में शायद एक दोस्त होते, वो लोग होते हैं ना जो एक दोस्त के साथ आते हैं, एक दोस्त के साथ जाते हैं, मैं वही आदमी हूँ। ओके। मैंने वो एक दोस्त ने अगर किसी से दोस्ती करवा दी तो तीसरा दोस्त बन गया, दूसरा दोस्त बन गया। नहीं तो मैं आया जिसके साथ था मैं उसके साथ चला जाऊंगा, अगर अकेला आया था तो गारंटीड अकेला ही जाऊंगा मैं। तो वो शाई नेचर या एक अंडर कॉन्फिडेंट बोल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जहां मेरी एजुकेशन अच्छी हुई, मेरा कम्युनिकेशन गॉड्स ग्रेस बच गया, मैं गॉड ग्रेस, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस रह गया थोड़ा पीछे। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे विद सक्सेस बिल्ड होता गया कि अच्छा यार तू, मतलब वो होता है ना, मैं भी कई बार सवाल पूछता हूँ, तू क्या डर रहा है शुभम, तू कौन है, तू सोच तो सही एक बार, अच्छा तू सीए, हाँ चल बात कर तू। तो इंटर के बाद मैं इंटरव्यूज में गया। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है इंटरव्यू विद KPMG दिल्ली, तुम लोगों के दिल्ली में शहर में।
अब तो समझ यार, मेरी पहली इंटरव्यू थी बिग 4 की। मैं पहुंचा वहां इंटरव्यू में, बड़ी ऑफिसेस, मतलब वो गुड़गांव में ऑफिस है ना, बड़ी बड़ी, वहां मैं पहुंचा, डीएफसी, वो क्या है, डीएलसी जो भी है, वहां पे डीएलएफ वहां पहुंचा मैं। और वहां पे ना मैं एक्चुअली सूट पहन के नहीं गया था, मैं फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के, फॉर्मल शूज पहन के चला गया। अच्छा, बड़ा लास्ट मोमेंट प्लान था, इंटरव्यू है ये संडे को आ जाओ, फ्राइडे को बोल रहे संडे को आ जाओ, और उस समय सैटरडे को मेरे को फ्लाइट लेनी है, और फ्लाइट की टिकट थी उस समय 7,500। अब आज से मैं 7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 7,500 फॉर अ स्टूडेंट इज नॉट कि अरे हाँ लेना, मेरे को जाने दे भाई। लेकिन आपको तब वो डिलेमा नहीं हुआ कि जैसे मिड साइज में जाता, या फिर कि मैंने मिड साइज से करनी, क्योंकि बहुत लोगों को ये डिलेमा होता है जस्ट आफ्टर क्लियरिंग इंटर, एंड अभी भी रिजल्ट आएगा, काफी सारे बच्चे पास आउट करेंगे, जब भी ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो उनके मन में ये डिलेमा हमेशा आएगा कि शुड आई गो फॉर अ बिग 4, शुड आई गो फॉर अ मिड साइज। तो उनको आप, क्योंकि आप कैसे श्योर थे कि मेरे को बिग 4 के लिए ही जाना मैं है? श्योर बिल्कुल भी नहीं था। और लोग ये क्वेश्चन जो पूछते हैं वो गलत है। मुझे लगता है आप अपने, आपके सामने जो भी ऑफर आ रहे हैं, वो चाहे एक स्मॉल फर्म का क्यों ना हो, आप जाके इंटरव्यू दो। मेरी परसों एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो कहती है सर मैं ना एक गलती कर दी। क्या? बोले सर एक स्मॉल साइज का, एक बेसिक सा स्मॉल साइज का इंटरव्यू था, वहां पे मैं गई, उनसे बात में मैंने बोल दिया मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, तो उन्होंने मेरे को ऑफर ही नहीं किया। तो मेरे से गलती हो गई सर, अब मैं कैसे करूंगी, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करूंगी? मैंने बोला खुश हो जा, तूने ये स्मॉल फर्म में ये गलती करके तूने अपनी गलती से सीख लिया। अब जब तू 3-4 बार गलत कर लेगी, तो जब तुम फाइनल इंटरव्यू में जाओगे, जहां तुमको जॉब चाहिए कि तुम डेलॉइट में पहुंचे, तो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो मैं कहता हूं मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी, बिग 4, मिड साइज, स्मॉल फर्म मेरे को नहीं था, सिटी तक नहीं पता था मेरे को। आई वॉज ओपन टू ज्योग्राफी कि तुम कहीं भी बुला लो, मैं वो शहर में आके काम कर लूंगा, बट मेरा ये था मेरे को इंटरव्यूज देने। जॉब मैं चाहता था मेरे हाथ में ऑफर लेटर आए, फिर मैं सिलेक्ट करूं कि मेरे को कहां जाना है। वो मिड साइज हो, वो बिग 4 हो, बिग 4 का इंटरनल ऑडिट हो, स्टैट ऑडिट हो। हाँ, एक फोर्स करते थे कि प्रेफरेंस दो, तो मेरे एक कजिन थे वो स्टैट ऑडिट में थे, उन्होंने बोला स्टैट ऑडिट कर ले, तो वो चलो डोमेन तो डोमेन, हाँ, मेरे को ये भी नहीं था टैक्स करूं, वैल्यूएशन करूं, कुछ नहीं था, इतने चॉइसेस ही नहीं थे, इतने प्रेफरेंसेस ही नहीं थे। फिर मैं केपीएमजी इंटरव्यू के लिए मैं पापा को फोन लगाया, पापा को बोला पापा मेरे को जाना है दिल्ली, पर मैं नहीं जाऊंगा, 7,500 की फ्लाइट है, कोई मतलब नहीं है, मेरी तैयारी भी नहीं हुई है। जो एक, पता नहीं तेरे तो मम्मी के साथ बॉन्ड है, पापा के साथ कैसा बॉन्ड है पता नहीं, पर बच्चों में और पापा में एक गैप रहता है, ऐसा रहता है कि ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, ज्ञान देना ऐसा नहीं, डांट के समझाएंगे। मोदी जी ओके बस। मोदी जी की बात कर लो, पॉलिटिक्स की बात कर लो, बस मौसम कैसे चल रहा है, रिजल्ट कैसा आया, कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में। तो पापा, फिर मैं कॉल लगाया, मैं बोला, तो पापा बोले तू इसको क्यों देख रहा है, 7,500 का खर्च है, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। मेरा दिमाग घूम गया कि यार बापू तो अपना स्टड लौंडा है भाई। तो मैं बोला यार इन्वेस्टमेंट है तो सही बात है। तो मेरे को मोटिवेशन आया कि चलो पापा को फाइनेंशियल प्रेशर नहीं फील हो रहा है उनके मन में। मैं गया इंटरव्यू देने। अब वहां मुझसे चूक क्या हो गई, मैंने बहुत कैजुअली लिया, मैंने नहीं तैयारी की। अब जैसे ही मैं इतने बड़े बिल्डिंग में गया, आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। मतलब मेरे को लगा यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, लोग सूट बूट पहन के बैठ रहे हैं, मेरे एज के लोग जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, दे हैड कम इन अ फॉर्मल सूट, मतलब स्टिच्ड फॉर्मल सूट। और तूने सुनी होगी दिल्ली वालों की इंग्लिश बहुत रॉयल टाइप है, मतलब दिल्ली क्या कोई भी शहर वालों की इंग्लिश बहुत रॉयल है, हमारी बहुत बेसिक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, वो लोग अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। तो वो लोग सब एकदम दोस्त यार इंग्लिश में बात कर रहे हैं यार। मैं बोला दोस्त इंग्लिश में बात करते हैं, मेरा दिमाग घूम गया। उनका कैजुअली लेट्स गो फॉर अ कप ऑफ टी, चाय पीने चलना बे, अपन डिफरेंस आ रहे। तो मैं सोचा यार आई डोंट बिलोंग हियर, मैं डीमोटिवेट हो गया, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो गया। ग्रुप डिस्कशन राउंड, मेरे को याद है ग्रुप डिस्कशन राउंड में हम लोग ऐसे 30 लोग बैठे होंगे, और मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट या सेकंड लास्ट में आ रहा था। 5 लोग बोल लिए ना ग्रुप डिस्कशन में, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाया, एक को बोलने बोला। 5 लोग बैठे हैं, वंश तू मान मेरी बात, मैंने गिव अप कर दिया। मैंने बोला ये 5 में से ही तुम 3 हायर कर लोगे बे, बाकी लोगों का तो सुनना भी नहीं है। एंड बाय द टाइम इट केम टू माय राउंड, आई लेजिट स्किप्ड। आई सेड पास। तू सोच, में ग्रुप डिस्कशन में मैंने एफर्ट भी नहीं डाला क्योंकि मैं मन में हार चुका था, तो मैंने स्किप किया। वो इंटरव्यू गया हाथ से। घर आके मेरे को सबसे बड़ा गिल्ट क्या लगा कि पापा का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया। बट आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहां मैंने सीखा कि इंटरव्यू के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करी और उसके बाद अपने मोहल्ले में डेलॉइट आया। तो मैं फिर उसके आई थिंक 15 दिन के अंदर मैंने डेलॉइट का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियोस देखा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके गया। उस दिन सिर्फ मैं कॉन्फिडेंस में आ रहा था, बाकी मैंने अपने आप को जज कर लिया। हुआ था मेरे साथ भी। फिर डेलॉइट क्रैक हो गया। डेलॉइट के बाद फिर अगेन आउट ऑफ द प्लेस, बट आई ट्राइड टू उनसे मिल के, उनसे बात करके, धीरे धीरे अपने जैसे लोग ढूंढ के मैंने कनेक्शंस बनाए। बट देन ग्रेजुअली आई बिकेम अ पार्ट ऑफ डेलॉइट।
मतलब मेरे को आ गया भाई, अब मैं भी सूट बूट पहन के, मतलब मैं देखो एक इंसिडेंस बताता हूँ। बुक माई शो वाला ना, एक बुक माई शो का भी था आपका इंसिडेंट कि आप नहीं, वो नहीं टिकटें बेच रहे हो, बताऊंगा। वो भी नहीं बताओ बताऊंगा, सर। वो नहीं अरे बताऊंगा। अरे सर, कैमरा लगा हुआ है, बताना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। ठीक है, वो बताता हूँ। तो ऑनेस्टली क्या होता है ना, हम लोग एक स्मॉल टाउन में है, तो हमारी कमाई स्मॉल टाउन के हिसाब से, पर मैं रह मुंबई में रहा हूँ। तो मेरे उस समय पे, अभी तो फिर भी क्लासेस लोग बोलते हैं महंगा है, ये है वो है, मैंने अपने एक एक सब्जेक्ट के 25-30 हजार फीस भरी है। तो अब तू समझ, इतनी महंगी फीस, इतना महंगा स्टे और ये सारे खर्चे। ऑल्दो स्टाइपेंड वाज गुड, पर मेरे को ऐसा लगता था मेरे को घर पे बर्डन कम करना है थोड़ा। मतलब मैं चाहता था कि मैं अगर महीने का 20 हजार भी घर से मंगवा रहा हूँ या 10 हजार भी मंगवा रहा हूँ, मेरे को बंद करना है। तो मैं कुछ एक्सप्लोर करता था। पर ये थोड़ा मैं टाइम लूंगा इसमें, सुनना आराम से। तो इसमें क्या हुआ ना, आई थिंक मैं हमेशा बोलता हूँ, माई स्टोरी इज ऑल अबाउट, जो होना है वो होगा, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तो तू समझ, हम लोग डायरेक्ट टैक्स की क्लास कर रहे थे वहाँ पे, फेस टू फेस, एक लोकल एकेडमी थी। सैटरडे संडे की क्लास होती थी, शाम को 7 बजे से 10 बजे, 10:30 बजे तक। तो हम लोग क्या, सैटरडे को मैं गया था क्लास, और मेरा दोस्त थोड़ा आगे 2-3 कदम आगे बैठा था। तो मैं उससे पूछा कि भाई मूवी चलेगा क्या, मैं पूछना चाह रहा था पर मैं पूछ नहीं पाया, 3 कदम आगे बैठा था। तो मैं बुक माई शो खोला, मैंने बोला यार देखा मैं मूवी वगैरह, क्लास चल रही है। हाँ? वैसे क्लास में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, फोन नहीं यूज करना चाहिए, पर ये एक आधा बार कभी हुआ होगा। तो मैं देखा मूवी वगैरह, उसमें मैं देखा मैं मूवी बुक कर लेता हूँ। अब मैंने सोचा यार ये बंदा चलेगा कि नहीं चलेगा। मैंने बोला क्या है, 200 रुपए की टिकट है और उसमें 1+1 मिल रहे हैं, तो 400 रुपए की टिकट 200 रुपए के कॉस्ट में। तो मैंने बोला बुक कर देता हूँ, चला, पैसा देगा तो 100 रुपए दे देगा, नहीं देगा तो मैं ले लूंगा, पर इसको ले चलते हैं। वरना किसी को साथ लेके जाने का मन नहीं हो ऑप्शन था, नहीं तो पूछता ही नहीं उसको। तो वो तो मैं बोला पूछता हूँ ब्रेक में। अब ब्रेक में पूछा तो उस बंदे ने थोड़ा, भाई अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है बोला, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोल रखा होगा कि रात को 10 बजे बात करेंगे अपन। तो वो बंदा बोल तो नहीं सकता कि मेरे को बात करनी है। सिंगल आदमी को तुम बोलो कि मेरे को बात करनी है, तो वो तो लेके जाएगा। सिंगल तब सिंगल था। सिंगल तब सिंगल था। तब भी अब बहुत लंबे समय तक मैं सिंगल ही था, मेरा कोई ऐसा नहीं रहा है। पर एनीवे हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। हाँ, मेरे को घर की याद आ जाती है बार बार। एनीवे कमिंग बैक, तो मैंने बोला कि चल लेगा, 10 बजे मना कर दिया उसने। पर मैंने बोला यार 200 रुपए की कीमत है, ऐसा नहीं कि 200 रुपए फ्री के हैं। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हमारे रास्ते में रिटर्न में हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते थे, उसी स्टेशन, एक बीच में स्टेशन में उतर के बाजू में टिकट है, हमको कैब भी नहीं लेना है। उतरे, 2 कदम गए, वहां पे हम जाकर के किसी को टिकट दे देंगे, हम बोलेंगे 400 रुपए की टिकट है, हमको 200 में ही मिली, आप 200 में ले लो, और दे करके हम चुपचाप घर चले जाएंगे, अपना पैसा रिकवर हो गया। हम गए वहां पे, मैं काउंटर में गया, तू समझ अपन 18 साल 19 साल के इनोसेंट से बच्चे, छोटे छोटे एकदम बैग लेकर के घूम रहे हैं एकदम। तो वो बच्चे ही हम लोग, कोई ऐसा उसको डर नहीं है हमसे। हमने बोला 2 टिकट है हमारी, हमको मूवी नहीं जाना, आप ले लोगे क्या? हमको लगा समझाना पड़ेगा। उसने टिकट ले लिया, 400 रुपए दे दिया, मैं ले लिया। अब मैं सोचू यार क्या किया मैंने, मेरे को 200 रुपए आ गए। और तू समझ 200 रुपए मतलब दिन भर का खाना है अपना, हमारे 3 टाइम का खाना है। इट इज अ बिग डील। तू ये समझ दिहाड़ी में जो लोग 5,000 में 6,000 में काम करते मान लो, तो दिन का 200 हुआ ना। बिल्कुल और ये मेरे संडे के शाम के आधे घंटे का 200 फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। बिल्कुल। बोला यार गुड रिटर्न्स। तो मैंने बोला अच्छा आइडिया। अब मैंने अगले दिन तो मेरे को मूवी जाना ही था इसको लेकर के, तो मैंने 2 टिकट की जगह उस दिन कर ली 10 टिकट, बड़ी हिम्मत करके। मैंने बोला क्या करेंगे अपन, 2 टिकट अपन जाएंगे, बाकी 8 टिकट अपन यही प्लीज प्लीज करके बोल देंगे, अपन आधे घंटे पहले पहुंच गए। 4 टिकट मैंने उसको दिया, 4 टिकट मैंने इधर लिया, अपन बेच दिए, अच्छा, और यूं बिक गया। वहां पे कस्टमर को बेचा कि वो कस्टमर को, जो लाइन हाँ, में उस समय, हाँ, अभी तो सब बुक माई शो करते हैं, ओके, तब लोग उस पे रहते थे ना, हाँ, कि हम लाइन में खरीदेंगे, बैठे, बिल्कुल। और लाइन पे लगने के लिए लगे रहते थे। तो मैं पीछे पीछे से 2-3 लोग को, जिनको लाइन भी खड़े रहनी, मतलब सर 2 टिकट ले जाओगे? बोला हाँ ना भाई दे, हमको तो जल्दी जाना है, लाइन कौन खड़े रहेगा। तो वो चलेगा, और मेरे को वो भी नहीं रोका, कौन, जो अंदर बंदा बैठता था वो रोक सकता था कि तुम क्या कर रहे हो। पर हमने इतना नहीं बेचा था ना, 8 टिकट 2 लोग, और हमने रिक्वेस्ट ही किया, हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आने वाले थे, वो नहीं आ रहे तो हम मूवी नहीं देख रहे, आप ले चलो। मेरे को याद नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, पर मेरे को लगता है हमारी 2 टिकट भी शायद हमने बेच दी थी उस दिन कि भैया लेके जाओ तुम लोग 10 लोग तो 2 लेके दिन जाओ। से मूवी नहीं देखी, बस टिकटें बेच रहे बस टिकटें बेची। पर तू ठीक है। एक बार अंदाजा लगा, एक संडे में हमने 10 टिकट बेची, एक टिकट 200 रुपए की है, 5 टिकट हमने फ्री में बेची, मतलब हमकी 5 टिकट मतलब 1,000 रुपए की हमारी कमाई है एक दिन की, जहां हमने कुछ नहीं किया। हमने एक ऐप के 1:1 का ऑफर का फायदा उठाया, बिल्कुल। और एक डिस्पैरिटी थी पब्लिक में, जो बिल्कुल। ऑनलाइन बुक करता था उसका फायदा, जो ऑफलाइन बुक करता था उसका नुकसान। पर तब लोग सिर्फ ऑफलाइन बुक करते थे, कोई ऑनलाइन बुक नहीं करता था, जैसे आज सिर्फ ऑनलाइन बुक करते हैं। तो ठीक है मैंने कर लिया। अब मेरे को ना उसी दिन मूवी में मेरे को एक अंदर से चुल मची कि शुभम ये बार बार आके तू टिकट तो नहीं बेच सकता, काउंटर में जो बंदा टिकट बेच रहा है ना उससे बात कर। चुल आई, एकदम चुल आई। अब तू समझ, इसमें थॉट्स ये आने सकते हैं कि जेल भेज देगा वो,
आगे आने वाले टिकट्स भी तू नहीं बेच पाएगा, सारे थॉट्स आ सकते हैं। ऑडिट में बोलते हैं कॉल्यूशन करने का मन हाँ, कर गया। कल्यूशन कोलैबोरेट करने का मन कर गया कि तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। अब मैं बड़ी हिम्मत करके, मूवी में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ मूवी खत्म होती मैं नीचे गया ना, वो तो नोट वोट गिन रहा था, वो दिन का हिसाब कर रहा था। मैं उसको जाके बोला, भैया मेरे पास एक आइडिया है, ये जो 400 रुपए की टिकट है ना, ये मेरे को 300 की पड़ती है। मैंने 200 नहीं बोली, मैंने बोली 300 की पड़ती है, 50 आपके 50 मेरे। ठीक है, बोला क्या करना है आपको? बोला कुछ नहीं करना है। जो ऑनलाइन, उसमें क्या होता था, ऑनलाइन भी टिकट बुक करो ना तो काउंटर से कलेक्ट करना पड़ता था। ओके। तो मैंने बोला मैं ऑनलाइन टिकट बुक करूंगा, आपको भेज दूंगा, आप यहाँ पे प्रिंट मार लेना और उसको नॉर्मल टिकट जैसे बेच देना, कैश आएगा, हिसाब अलग अलग कर लेना, जो सिनेमा थिएटर को देना उनको दे देना, जो मेरा है मेरे को दे देना, मैं आपका हिस्सा आपको दे दूंगा। अब तू एक चीज सोच वंश, ये लीगल तो नहीं है पर मेरे को पैसे चाहिए, और मैं मानता हूँ मैं 17 ईयर्स का था मान लो, तो मैं अंडर एज था, 18 साल का नहीं हुआ था ये जब ये चीज हुई है। तो तू समझ, उसमें डर एक होता है ना कि मैं क्या बोलेगा वो, डांट ना दे। तू समझ, नसीब ऐसा मैं गया और उसने बोला ठीक है करके देखते हैं। बोला क्या करके देखते हैं, ठीक है। अगले दिन उसने सुबह, मैंने 10 टिकट करी हिम्मत करके, कुछ भी नहीं किया, 10 टिकट करी, उसको व्हाट्सएप भेज दिया, ये 10 टिकट है। उसने प्रिंट मारा, बेच दिया, रात को मैं उसके पास गया, कैश लेकर के घर आ गया। बढ़िया काम शुरू हो गया। बढ़िया काम शुरू हो गया, 10 टिकट, कॉन्फिडेंस बन रहा है, उसका भी मेरा भी प्रोसेस सेट हो रहा है। 10 20 30 टिकट हुए। अब तू समझ, हमारा उसमें एक मूवी आई दंगल, हाँ, हाउसफुल, वो लाइक 2000 करोड़ उसने कमाया था। तो दंगल में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब तब तक लोग ऑनलाइन बुकिंग सीख चुके थे क्योंकि उनको पता था सीट्स नहीं मिलेगी, हम ऑनलाइन बुक करेंगे। अब मेरे को तो ऊपर की सीट्स चाहिए, क्योंकि समझ अगर नीचे नीचे की सीट्स है, लास्ट में बिकी नहीं तो बैंड बज जाएगी। तो मेरा उस बंदी के साथ ऐसा सेटिंग हो गया था, वो ऊपर का रो पूरा ब्लॉक करके रखता था। ओके। रात को जब 12 बजे उसका सारा काम खत्म हो जाता था, 12 बजे अनब्लॉक करता था, मेरे को कॉल करता था, शुभम भाई मैंने वो अनब्लॉक किया है, आप बुक कर लो। और मैं फट 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 टिकट्स उतार रहा था, 2-2 करके, क्योंकि एक साथ नहीं उठा सकते, 2 पे डिस्काउंट था, 2-2 करके। तो आइडिया बनाई थी इतनी सारी अलग हाँ अलग। हाँ हाँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात, बुक माई शो में तब आईडी नहीं लगता था, ओके। अभी लॉगिन आईडी लगता है। हाँ, तब ना तेरे को सिर्फ ईमेल आईडी और नंबर देना होता था। तो मेरा नंबर कैसा होता था, 90000001, मतलब ये आज के दिन का पहला टिकट है। ओके। तो ऐसा नंबर्स, तो इसीलिए लोगों को नहीं समझ आता कि आज के डेट में तो हो ही नहीं सकता। तब इट वाज अ स्टार्टअप, तो इट हैज नो कंट्रोल। उसमें मैंने बनाया, दंगल आई, हमने दंगल में एक दिन में 200 टिकट बेची। और तू सच सोच, उसकी और मेरी ट्यूनिंग ऐसी बैठ रखी है, अब उसने मान लो रो भी खोल दिया पूरा, तो इधर उधर का बुक हो जा रहा है। तो अब ट्यूनिंग ऐसी सेट हो गई है, वो 2-2 कॉर्नर का सीट खोल रहे हैं, इधर का इधर का इधर का इधर का इधर किसी को का, इकट्ठे भी ना बैठने कोई देना। नहीं मैं तो पूरा रो लूंगा। हाँ, बट तू दोनों थोड़ी खरीदेगा। एक इस कॉर्नर का और एक इस कॉर्नर का, कोई सिंगल नहीं सिंगल खरीदेगा। सीट नहीं होगी। और ये तब हो रहा है जब पीक डिमांड है सीट्स की, और मेरा ऐसा फ्लेक्स चल रहा है मुंबई में कि क्या टिकट्स नहीं मिल रही। अरे मेरा टॉप रो पे बैल्कनी सीट्स मिलेगी तुमको, पैसा देने ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, भाई का थिएटर है, मैं बोलता था चाचा का थिएटर है मेरे। फिर तू समझ, करते करते उसने बाइक ले डाली भाई 1 लाख रुपए की। अच्छा। इसी बिजनेस में इन स्पैन ऑफ 25-30 डेज। ओके। उतना ही चलाइए, क्योंकि जब तक ये 30, मैं मानता हूं मैक्सिमम 3 महीना टोटल चला होगा, 0 से लेके 100 और 0 तक। उसके बाद छोटा सा इंटरनल कंट्रोल चेंज हुआ, क्या, लॉगिन आईडी आ गया, ओटीपी आ गया और लॉगिन आईडी आ गया, बात खत्म, पिक्चर खत्म। तुम 10 नंबर से ज्यादा कहां अरेंज करोगे। तो मेरे को समझ आया उस बिजनेस में मैंने, अच्छा एक और भी इसमें कोर ये है कि जो मैंने उसमें पैसे कमाए थे वो सब मेरे डूब गए स्टॉक मार्केट में। ओके। दैट वाज एन अदर एक्सपेरिमेंट, बट इट वाज नॉट अबाउट मनी। दैट एक्टिविटी गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि मैं एक बिजनेस मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी, जब 200 टिकट बिके होंगे, सोच कि वो कैश कैसे कलेक्ट करा 200 इंटू 200, 40,000 रुपए का दिन में कैश। हाँ, अगले दिन मेरे को 40,000 अकाउंट में चाहिए। अकाउंट में क्या करूं मैं? तो मैं क्या किया, तेरे को पता है शायद, मैं क्या किया, मैं गया बुक माई शो के ना जियो में, जियो के स्टोर्स में कूपन्स लिए थे, वो आते थे गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड 40,000। हाँ। तो मैं 2 अलग अलग स्टोर में जाके 20-20 के कार्ड्स खरीदता था। उसमें सबसे बड़ा मुनाफा ये, 20,000 का कार्ड 15,000 में टिकट मिलता भी था। ऑनलाइन ही खरीदनी थी, तो उसके लिए ऐसे आप मनी जो पिछले कैश दिन आई, लिया, उसको इधर गिफ्ट कार्ड में डाला, गिफ्ट कार्ड से पे किया, फिर कैश लिया, गिफ्ट। तो इससे पूरा ट्रांजैक्शन मेरे बैंक अकाउंट के बाहर हो गया। क्योंकि पापा को अगर पता चलेगा अकाउंट में 40,000 डिपॉजिट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है, तो मारेंगे मेरे को। तो पूरा गिफ्ट कार्ड में से, अच्छा गिफ्ट कार्ड में 10%, 20%, 30% का ऑफ मिलता था, वो अलग कमाई हुई। तो आज मैं ये समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा बचाना और पैसों से पैसे कमाना मुश्किल है। तो उस समय जो मैंने कमाया, मेरे को पता भी नहीं कहाँ चले गए 6 महीने में। स्टॉक मार्केट, मेरे हम लोग उसके बाद गोवा घूमने गए थे, तो मेरे एक दोस्त था, बोला पैसे नहीं, बोला पैसे नहीं है, तेरा भाई है ना, जब मर्जी पड़े तब देना। मेरे को तब तक ओटीपी आया नहीं था ना, तो मेरे को लगा ये फॉरएवर बिजनेस है। तो वो उसमें मेरे को समझ आया कि भूख, हंगर टू डू समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और उसके बाद आपने अपनी फाइनल की स्टडी स्टार्ट कर दी उसके बाद मैंने फाइनल की स्टडी शुरू कर दी। और फाइनल का कैसा प्रेशर हैंडल किया था, क्योंकि फाइनल आई गेस सीए फाइनल लाइक सबसे टफ है आर्ट कि सब्जेक्ट उस एग्जाम के बाद आप एक बराबर एक उसी पर्सन की क्वालिफिकेशन है, आई मीन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उस पर्सन का ज्यादा है, लेकिन वो डिग्री आपको उस पर्सन के लेवल पहुंचा देती है। तो हाउ वाज दैट एग्जाम, हाउ वाज द आई वुड से द मेंटल टोल आफ्टर, तब आई गेस आपको वो लीव भी कम मिलती थी, तब आपने प्रिपरेशन कैसे की फाइनल की? मुझे लगता है मेंटल जो हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है या जो प्रेशर था वो बहुत नॉर्मल था। मेरे को ये देखा है कि वी आर ऑल लाइक वाटर, जितना तुम हमको जगह दोगे उतना फैलेंगे हम। तो मेरे को 8 सब्जेक्ट 6 महीना उतना ही प्रेशर लगा। आज बच्चे को 6 सब्जेक्ट 6 महीना उतना ही प्रेशर लगता है, 4 सब्जेक्ट 6 महीना उतना ही लगेगा, 12 सब्जेक्ट 6 महीना भी उतना ही प्रेशर लगेगा। तो प्रेशर हर किसी के मन में बराबर रहते हैं। आई थिंक देर आर सम थिंग्स दैट आई सी इन टूडेज टाइम जो मैंने अलग करी थी उस समय पे, कि फाइनल की प्रिपरेशन नॉर्मल थी, 6 महीने की लीव मिली थी, 5 महीने की, 8 सब्जेक्ट थे और मेरी क्लासेस भी पेंडिंग थी। पर मैंने एक चीज करी थी, मैंने शुरू वाले दिन से ना 12-13 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था, मेरी क्लासेस पेंडिंग थी, तो मैं 7-8 घंटे क्लास देखता था, 4-5 घंटे पढ़ता था। धीरे धीरे क्लासेस कम होती गई और मेरा स्टडी आवर्स बढ़ता गया। तो शुरू दिन से 12 घंटे की प्रोडक्टिविटी थी। दूसरा, मैं एक ऐसी जगह पे था जो ना मेरा घर था ना मेरा शहर था। आई वाज इन रांची उस पीरियड के लिए, बस एक मेरे फ्रेंड के घर पे। तो मेरा डिस्ट्रैक्शन जीरो था, ना मेरे को दुकान जाके बैठना है, ना मेरे को मम्मी पापा से गप मारना है, ना मेरे दोस्त यार हैं। तो समझ रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ हो गया पूरा मेरा, और मैंने वॉलंटरीली फोन ऑफ कर दिया था। आई स्विच्ड टू अ कीपैड फोन। मेरा एंड्रॉइड बंद करके मैं कीपैड फोन में, बिकॉज आज के जमाने में ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोग फोमो में जीते हो कि यार टेलीग्राम पे कोई कंटेंट आ गया, यूट्यूब में कोई रिवीजन आ गया, यूट्यूब में एमसीक्यू आ गया। ये फोमो हमको समझना पड़ेगा कि टीचर अपना चैनल चलाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हर चीज मेरे लिए नहीं है, कुछ चीज सिर्फ उनके लिए है। कि अगर आज टीचर ने मोटिवेशन डाला हाउ टू स्टडी फॉर दिस अटेम्प्ट, it is because he has not put videos for 10 days. It is not because you have to watch it. So all content is not made for you to consume. You just have to know कि आपका YouTube पुल मॉडल पे काम करना चाहिए। पुल मॉडल समझ रहे हैं? पुल और पुश मॉडल। पुश मतलब क्या? मैं सबको फॉलो करता हूं, जिसका वीडियो आया मैं देख दिया, ये पुश मॉडल है। पुल मॉडल मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ऑडिट याद नहीं हो रहा है, हाउ टू रिमेंबर ऑडिट, ये मेरा क्वेश्चन। ये पुल, मैंने बोला मेरे को जो चाहिए वो बता, और उन फैकल्टी का वीडियो जो भी मेरे को लगा मैंने देखा, और किसी का भी देख, फिर जो तेरे को सही बता दे। और आजकल तो वो आ गया है आस्क समरी, पता है यूट्यूब में समरी आता है, बिल्कुल एआई का एक बटन में 10 मिनट का वीडियो तू 15 सेकंड में गेज कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। बट कमिंग बैक, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रेशर रहता है, तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आज जब हम 5 साल आगे आ जाए तो हम भूल जाते हैं, पर मैं बहुत रोया भी हूँ, मैं बहुत नेगेटिव भी फील किया हूँ, मैं बहुत कॉम्पिटिटिव फील किया हूँ। अपने दोस्त को पढ़ते हुए देख मैं डीमोटिवेट भी हुआ हूँ, कुछ लोगों को मुझसे बेहतर करते देख भी मैं डीमोटिवेट हुआ। ऑल दोस फीलिंग्स आर नॉर्मल, इट इज अ पार्ट ऑफ सीए जर्नी। इफ यू थिंक दैट यू आर द ओनली वन, देन यू आर रॉन्ग। एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम जर्नी। द ओनली थिंग दैट मैटर्ड इज, ठीक है मुझे आज बुरा लग रहा है, मैं कम पढ़ा, पर कल मैं फिर कोशिश करूंगा। देन आई केप्ट गोइंग एनीवे। फिर फाइनल क्लियर हुआ, फाइनल बहुत मुश्किल से 8 सब्जेक्ट्स निकले, और ओ भाई साहब जब लास्ट पेपर खत्म हुआ जीएसटी का, जो खुशी आपने मतलब लिखा भी कम पेपर था, और हाँ, तो मेरे जीएसटी का पेपर में ऐसा था, बाकी सब पेपर में मेहनत करी, जीएसटी के पेपर में मैंने आई थिंक एक 10 मार्क्स बचे होंगे मेरे, और 15 मिनट बचा होगा। अब वो 10 मार्क्स का मैं ब्लफ कर सकता था, पर मेरे को एक फील आ गई थी इसमें पास तो हो जाएंगे, एग्जामिनेशन की नहीं, पास तो फील हो गई। मैं 15 मिनट पहले मैंने बोला छोड़ भाई, मेरे को ना पेपर चेक करना है, ना मेरे को क्वेश्चन नंबरिंग देखनी है कि मैंने बराबर लिखा है क्या, ना मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को छोड़, मेरे को बाहर जाने दे। क्योंकि वो क्या होता है वंश, तू समझ, 8 सब्जेक्ट, both group, everyone goes through this pressure, this is not different, but for an individual ऐसा आप सोचो तो कितना रिलैक्सिंग है। और वो रिलैक्सेशन क्यों आ रहा था पता है? क्योंकि मैंने मेहनत करी थी। और मेहनत कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैं पास हुआ। तो तू समझ, जो बच्चा एकदम 100% दे देता है ना, उसको उसके बाद ऐसा लगता है कि शाम को यार क्या हम, मेरे को सच्ची फीलिंग ये थी जेल के बाहर आ रहा हूं मैं, कि मेरे को वनवास हुआ था और उसके बाहर आ रहा हूं, और मैं पहली बार ऐसा हो रहा है, नेचर, अरे वेदर, ये सब मेरे को छोटी छोटी चीजें फैंसी लग रही है, बड़ा मजा आया। बट देन आई थिंक कट आफ्टर दैट 2 months, फिर वो दिहाड़ी मजदूरी में चले गए 2 महीना, और उसके बाद फिर आर्टिकलशिप में, फिर जब रिजल्ट आया, आई रिमेम्बर आई वाज इन मुंबई। मैं पहले यहाँ धोख मार लिया था सिद्धि विनायक में, फिर मैं हाजी अली दरगाह जा रहा था, बोले अपन सारे भगवान को करेंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे, कहीं तो कनेक्शन बैठेगा, कोई तो अवेलेबल होगा बात सुनने के लिए। मैं जा रहा था हाजी अली दरगाह, उतने में रास्ते में कॉल आ गया कि रिजल्ट आ गया। हम लोग ट्रेन जिस स्टेशन पे रुकी, मेरे को याद भी नहीं स्टेशन, उस स्टेशन में हम लोग 6-7 दोस्त थे, हम सब उतर गए।
बोले स्टेशन में ही रिजल्ट देखेंगे। सब अपना फोन वोन खोल के देखे, पर मैं लगाया कॉल मेरे सीनियर को, क्योंकि रिजल्ट मैं खुद नहीं देखता। तो मैं बोला भैया, बाकी लोग तो सब अपना रिजल्ट देखने में लगे हुए, कुछ एक मातम शुरू भी हो गया, 2 लोग फेल हो गए, तब तक मेरा रिजल्ट भी हाथ में नहीं आया। तो मैं कॉल लगाया मेरे सीनियर को, मैं बोला रिजल्ट आ गया देख लो। वो अलग नौटंकी कर रहे हैं, अरे आराम से देखते हैं और बता क्या चल रहा है ना, देख के बता ना भाई। तो मैं देख के बताया, पर जब तक मेरे को पता चला रैंक आई है, तब तक मैं देखा मातम छा रखा था। 6 दोस्त में से 4 टपक गए थे। अब मैं वो करूं कि मैं बोला अरे यार ठीक है पास। पहले मैं बोला वो है ना, दोस्त फेल हो जाए तो कम दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप मार जाए तो अब उनका ज्यादा दुख कि वो खुद फेल हो रखे, दोस्त हाँ। टॉप मार गया। तो मैं समझ तो सकता हूँ कि यार उसके मातम में मैं अभी ये कैसे करूं कि भैया मैं रैंक आई है। तो मैं थोड़ा टोन डाउन किया, लेकिन जो खुशी, मतलब मैं पूरी उस समय उस दिन में नहीं घुसेंगे, लेकिन द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस दैट यू फील ऑफ अचीवमेंट, द सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट स्टेज विथ यू फॉर लाइफ। ये नहीं लगा एक रैंक और ज्यादा आ जाती तो आईसीए प्रेसिडेंट का कॉल आ जाता। ये जैसे जैसे दिन बढ़ता गया ना, तो चोट लगी कि यार हर जगह टॉप 3 रैंकर्स प्रमोट हो रहे हैं, इस बार चौथा नहीं डाल सकते थे तुम। और मार्क्स का तो 1 नंबर का फर्क था। तो मैं 2, 3, 4 में 1 नंबर का फर्क था। ओके। तो मेरे को लगा यार ना फोटो डल रहे हैं, ना कोई फोन आ रहा है, ना कोई पूछ रहा है। तो मैं सोचा 3 आ जाते तो 3rd रैंक मैं सोच रहा था। फिर जब मैंने देखा कुछ इंटरव्यूज में सिर्फ रैंक 1 को बुला रहे, तो मेरे को लगा भगवान देना ही था तो रैंक 1 ही दे देते। फिर मेरे को समझ आया साले तू अभी बैठ के भगवान को बोल रहा था पास करा देना, और तेरे को जो 4 आई है तो तू सोच रहा है 1 आना चाहिए। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, बहुत एस्पिरेशनल होते हैं, वो लोग अपनी छोटी छोटी सक्सेस भी नहीं एंजॉय करते। यार 15 है, हाँ ठीक है अच्छा आ जाता है ना, अरे जी ले भाई, मर जाएगा एक दिन, वो कुछ तो जी ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज ऑल अ ब्लेसिंग एंड यू आर येट टू बिकम अ सीए। टू एवरीवन हु इज वाचिंग आई विल टेल यू दैट डे द प्राइड योर पेरेंट्स विल फील। तुमने उनको एक माइलस्टोन पे लाके रख दिया कि मेरा बच्चा लायक है, उसने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं किया। बिल्कुल। दैट माइलस्टोन यू हैव टू डू इट फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने तुम में बहुत इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी पूरी जवानी तुम में इन्वेस्ट कर दी है बिल्कुल कि ये पैदा होगा बड़ा होगा तो कुछ करेगा ढंग का, और ये यहाँ पे बैठ के रील बनाता रहता है, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन द डे यू गिव देम दैट डिग्री, मैं एक वंश के बारे में एक बात बताता हूँ। वंश से मैं जितना समय अभी स्पेंड किया हूँ, ये सीए बन जाएगा एक अटेम्प्ट में, इज व्हाट आई फील एज अ टीचर, अगर ये अपना एग्जाम के पहले का 9-10 महीना संभाल लेगा, बिकॉज ही हैज एकेडमिक स्ट्रेंथ। बट मुझे लगता है ही इज बैलेंसिंग लाइफ वेरी वेल, मतलब ही इज नॉट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन कि मेरे को सक्सेस आ रहा है तो मैं बड़े बड़े लोगों के साथ गलत डायरेक्शन में निकल जाऊं। ही इज कीपिंग हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज सीनियर्स, की जो बड़े हैं वो बड़े हैं, मैं उनसे बड़ा नहीं हुआ हूं अभी तक, एंड ही इज कनेक्टेड विद हिज पेरेंट्स एंड ही नोज कि सीए की डिग्री पहले। सर मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलता आया हूँ, पढ़ाई को मेरे को आज तक जो भी रिस्पेक्ट मिली है वो पढ़ाई की वजह से मिली है। तो आई रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। मैं कभी कोई, मैं भी आपकी तरह कोई इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं भी कोई क्या कहते इतना कोई बढ़िया क्या कहते स्पोर्ट्स में नहीं, वो नहीं, बट लेकिन मेरे को ये था कि हाँ आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, तो मेरे को ये लगता है कि हाँ पढ़ाई मेरी अच्छी रही है सदा, तो आई रिस्पेक्ट माई स्टडीज अलॉट कि उसकी वजह से मुझे वो मिला। एंड आई ऑलवेज से कि हर किसी को अपनी स्टडीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग लाइफ में आगे कर पा रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर पा रहे हैं। लाइफ में क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए, देख बॉटल उसका नाम है पानी। कोई बिस्लरी नहीं, कोई किनले नहीं, पानी जल लीजिए। लेकिन सर इससे याद करा, आपने अभी भी वो सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपका क्या कहते हैं कितने करोड़ का टर्नओवर अब हो गया है। वो बताता हूँ, चलो आगे चलो बताता हूँ। फिर टर्नओवर पे आ जाता है भाई। तो खिलाया आपने एटलीस्ट? क्यों तेरे को भूखा मार रहा था क्या मैं? सर तब तक तो बता ही रहे थे ये किया, अब मजा आया ना खाने पीने का। ये हम कहाँ कह रहे हैं सर? मैं खिलाया ताकि तेरा मुंह बंद हो थोड़ा सा, और तू खाते खाते बोल रहा है। सर ये क्या है एंड ये यहाँ की स्पेशलिटी है, मतलब क्या है ये, क्या खा रहे हैं हम? सिंहगढ़ फोर्ट में 2 चीजें मिलती है, एक तो कांदा भजी और एक पोहा। ये पोहे में ये लोग मटका डालते हैं, मटका स्प्राउट्स एक तरह का। इससे ज्यादा मेरे को नॉलेज है नहीं, पर बहुत टेस्टी है। कैसे लग रहा है तेरे को? एकदम मस्त, मजा आ गया खा के। महाराष्ट्र का पोहा आई डोंट थिंक इसका कोई जवाब है। तुम्हारे यहाँ क्या फेमस है दिल्ली में? सर दिल्ली में तो छोले भटूरे, विराट कोहली हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। बाकी छोले कुलचे, हाँ छोले भटूरे ज्यादा फेमस है कुलचे से ज्यादा। एंड बाकी नॉर्थ इंडियन में आपको सब मिल जाएगा, इटालियन वगैरह सब टाइप के कुजीन्स है, बट बाकी वो ओवरऑल इंडिया में सेम रहता है। आई गेस यहाँ पे वड़ा पाव और ये सब आइटम्स ज्यादा वो है क्या फेमस। मैं गुड़गांव आया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, वापसी में मैं बोलते बोलते वो जो बच्चा छोड़ रहा था उसको बोला बहुत भूख लग गई यार, बोलते सर छोले कुलचे खाओगे? बोला खिला दे यार। बोले रोड साइड खाओगे? बोला हाँ यार। तो वो रोड साइड बढ़िया लेके गया, हॉर्न बजाया, वो आया क्या 3 प्लेट हो गया, वो लेके आया,
बैठे खाए वो गया, लेके टिश्यू लेकर के आया पैसे लेके गया। मतलब क्या सर्विस है भाई। गाड़ी में ही खाते हैं वहाँ पे, गाड़ी में क्या ज्यादातर गेड़ी enjoyment मारते है। हैं ना, घूमते हाँ। हैं। जैसे चंडीगढ़ में गेड़ी रूट है, वो स्पेशल एक रूट है जिसपे सिर्फ गेड़ी मारते हैं, और वहाँ पे सारे फेमस कॉलेजेस हैं। तो सर अब मेरे को ये बताओ, आपने अपने कॉलेज टाइम में या अभी भी ऐसा कोई फ्रेंड्स का इम्पैक्ट रहा है? कैसे फ्रेंडशिप्स आपकी रही हैं, एंड आज भी कौन से ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, जिनको आज आप इस पॉडकास्ट पे नाम भी लेना चाहोगे जिनका? नाम लो, इतने बड़े फ्रेंड्स तो देखो मेरे ना, मैं हर बच्चे को ये बोलता हूँ, तेरे मन में कभी सवाल आया होगा नहीं पता नहीं, आजकल बच्चे एक सवाल पूछते हैं, सर हमको क्लासेस ऑफलाइन लेनी चाहिए, हमको ऑनलाइन लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ ऑनलाइन लोगे तो मेरा फायदा है, लेकिन ऑफलाइन लोगे तो तुम्हारा फायदा है। क्योंकि जो दोस्त मेरे सीए फाउंडेशन और इंटर में बने थे, 10-11 दोस्त बने थे, उसमें से 4-5 दोस्त जो है वो आज भी मेरे दोस्त हैं। उसके अलावा मेरा मन कहता है कि इंटर के बाद तुम्हारी दोस्ती नहीं होती, कलीग्स बनते हैं। तुम ऑफिस में गए, कलीग्स बन गए, जान पहचान हो गई। तो एक तो अगर तुम उसी शहर में हो जहाँ से स्कूलिंग किए थे तो तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, अगर वो लोग बाहर नहीं गए तो। बिल्कुल। और दूसरा, उसके बाद जो दूसरा मौका होता है, आखिरी मौका, वो सीए फाउंडेशन और इंटर में होते हैं। और मेरी दोस्ती, आई थिंक आई क्लियर्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। मतलब कुछ लोगों को पढ़ता देख मैं पढ़ लेता था, और कुछ लोगों को इतना ढील देख मेरी फट जाती थी तो मैं पढ़ लेता था। तो मेरे दोस्तों की वजह से ही है। बट आई थिंक एवरी स्टूडेंट हु इज वॉचिंग दिस, फाइनल में क्या है, पूरा ऑनलाइन है। तू अभी देख रहा होगा क्लासेस, ऑफिस जाना है और घर आके क्लासेस करने अकेले में। पर इंटरमीडिएट में जो दोस्त बनते हैं ना, मैं देखता हूँ फेस टू फेस क्लासेस में, कोई बच्चा अगर ये देख रहा होगा वो कमेंट में बताएगा, ग्रुप 1 खत्म हो गया, ग्रुप 2 खत्म हो गया, बच्चे लेजिट रोते हैं क्लास खत्म होने पे, टीचर से नहीं मिलेंगे हम। तू सोचना, एक रूटीन सेट होती है, रोज सुबह 7, 7:30, 8 बजे आ रहे हैं, 6 बजे तक उसी जगह बैठे हैं, मस्ती मजाक उन्हीं के साथ, लड़ाई उन्हीं के साथ, टीचर के साथ बॉन्डिंग। तो दे लिटरली क्राई। ऑनलाइन वाले नहीं रोते। और सर इसी इंसिडेंट में एक ये भी तो हुआ था ना, कुछ केस हुआ था कि आप अपनी क्लास लगा रहे थे एंड उस टाइम पे ना आप एक फोन में चैटिंग कर रहे थे किसी से। वो क्या इंसिडेंट है, वो भी थोड़ा बताओ। क्लास का कंटेंट क्लास में पर ये सब इंसिडेंट कुछ नहीं है, कभी कभी होता है, कुछ कुछ गलतियां हो जाती है। नहीं, क्या classes में- हुआ था थोड़ा सा ब्रीफ में तो बताओ सर। अब तो सर बात निकल गई है सर, बताना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी। तो ये मेरे साथ इंटरमीडिएट में हुआ था। सीए इंटर की क्लास चल रही थी, नया नया, मतलब 15-20 दिन हुआ होगा जब मेरा वो डर था कि सिंगल ग्रुप करे कि बोथ ग्रुप करे। तो हम लोग क्लास में बैठे हुए, पर डर तो था, लेकिन पढ़ाई इतनी शुरू नहीं हुई थी फुल फ्लेजेड। तो लॉ की क्लास थी, मेरे को याद है, तीसरा चैप्टर प्रोस्पेक्टस चैप्टर शुरू हो रहा होगा क्लास में, और हम बैठते थे लास्ट बेंच, एकदम बैक बेंचर्स। मतलब हम सुबह जल्दी जल्दी आके पीछे बैठ जाते थे जाके, क्योंकि पीछे खाली रहते तो 2 बेंच मिलती थी। हम पैर फैला के बैठते थे पीछे। मैं बैठा, लंच ब्रेक खत्म हुआ, उसके बाद लॉ की क्लास थी 2:30 बजे। तो 2:30 बजे आके बैठे, क्लास शुरू हुए, तो सर का रिदम बनाने में टाइम लग रहा था। उतने में फ़ोन निकाला, मैंने पूछा अपने लोगों को कि खाना खा लिए क्या करके। मैं फ़ोन निकाल करके मैं चैट कर रहा चाहने वालों को, फैंस को, हूं। मतलब दोस्तों यारों को, दोस्त। किसी को, ठीक है, एक दोस्त थी। सर दोस्त नहीं हुई ना सर, एक दोस्त थोड़ी हुई, दोस्त नहीं हुई वो तो। हाँ दोस्त, एक दोस्त थी। हाँ दोस्त थी, ठीक है। तो उसका मैंने मैसेज किया कि खाना हो गया, तो उसका रिप्लाई आया खाना हो गया, और हमारी वहाँ चैटिंग शुरू हो गई। अब इसमें ना दोस्त जो है ना, जिनकी मैं अभी तारीफ कर रहा था, वो दुनिया के सबसे वो होते हैं, मतलब इसलिए दोस्त होते हैं शायद। तो क्या हुआ, टीचर ने नोटिस कर लिया कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ। अब उनको गुस्सा अलग है कि एक तो मेरे को लंच के बाद का स्लॉट दियो आप लॉ पढ़ाने के लिए। तो वो देखे कि मैं देख रहा हूँ एकदम लास्ट बेंच में, धीरे धीरे क्या मैं सरकता जा रहा हूँ नीचे, पसरते जा रहा हूँ कि भैया थकान हो रही है, नींद आ रही है, बोर हो रहा है। मैं बैठा हूँ, टीचर धीरे धीरे मेरी तरफ चल के आने लगा। तो मैं देखा मेरे दोस्त लोग, बाद में मैंने रियलाइज किया ये लोग नॉर्मल जैसे छेड़ते रहते हैं, ये कर वो कर, चुप हो गए एकदम से, कोई हिलना बंद कर दिया। क्यों? सबको पता था ये फोन चला रहा है, टीचर इसकी तरफ आ रहे हैं, अगर हम हिले तो इसको पता चल जाएगा कि टीचर इसके पास आ रहे हैं। एकदम हिलना बंद कर दिया। मेरे को लग रहा है एकदम शांति हो गई है आसपास क्लास में। मैं अपना चल रहा है चैट, अभी मैं चैट कर रहा हूँ, उसमें मैं करते करते 15 मिनट हो गए थे, तो मैंने मैसेज भेजा 3 शब्द, तो उधर से मैसेज आए 4 शब्द। अब तेरे चेहरे में जितनी स्माइल है, मेरी भी स्माइल हुई। मैं से ऊपर देखा तो मेरे सिर पे सर खड़े हुए थे। अब मैं सर को देख रहा हूँ, सर मेरे फोन पे देख रहे हैं, और सारे दोस्त लोग बैठ के देख रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हैं तू। मेरी फटी जो, मैं बोला सर 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 सर, मेरे हाथ कांप गए एकदम। उसके बाद तो बहुत कांड हुआ। और पर उस समय ना भी फोन किया था, चुप रहना। उसके बाद क्या हुआ, ये पकड़ा तो गया मैं। उसके बाद सर स्टेज पे खड़े होकर के एक चीज बोल दी कि भैया तू तो मतलब उस दिखता ही है ना, सब बोथ ग्रुप के लिए डरे हुए हैं। बोले तू ऐसे कैसे बोथ ग्रुप क्लियर करेगा, ऐसे तू कर ही नहीं पाएगा, यू कैन नेवर क्लियर बोथ ग्रुप सीए इंटर। अब ना आजकल मैं देखता हूँ लोगों के ईगो पे आ जाती है चीजें, कैसा बोल दिया। उस समय ईगो पे नहीं आई थी, फट गई थी पूरी। फट क्यों गई थी
कि भाई टीचर है, गुरु है, गुरु ने बोल दिया तो फेल हो जाएगा, और मैं सेल्फ डाउट में वैसे भी हूँ, तो मैंने मान लिया कि तो फेल हो जाएगा। तो मैं सर के बाद थोड़े दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मैं सर के पास ही गया कि सर मुझसे पढ़ाई होके नहीं हो रही है, आपने बोला ऐसा मेरे मन में घुस गया, मैं पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ, आप बोल रहे हो नहीं होगा तो मैं छोड़ देता हूँ ना, टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो सर बोले नहीं नहीं पढ़ो, कोशिश करो। उन्होंने बोला चल, उनको समझ आ गया कि मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया, एक बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया मैंने, होता है कभी कभी। तो उन्होंने फिर मेरे को बोला एक काम कर, अभी प्रोस्पेक्टस का टेस्ट आ रहा है, तो उसके लिए ईमानदारी से पढ़, अच्छे से टेस्ट लिख और तू अच्छा स्कोर कर, तेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डन सर। बहुत पढ़ा मैं, बहुत पढ़ा। प्रोस्पेक्टस का टेस्ट हुआ, 40 मार्क्स का टेस्ट था। कितने आए होंगे पता है तो मत बताना। 40 में से सर आए होंगे आपके Theory 35 subject नंबर, 35 नंबर तो आ गए सिक्योर 39 मार्क्स। क्या बात है। क्योंकि मैंने रट के छाप दिया पूरा, जो मेरे को मतलब क्लास के टेस्ट के आधे ईगो घंटे नहीं पहले थी, डर था। डर था, सिर्फ डर था। ईगो आएगी कैसे? मगर किस टुकड़ा बात के मेरा का ego? प्यार वाला नहीं था, नहीं, ये नहीं, तो नहीं, था नहीं, कि नहीं, नहीं, सर नहीं, करता हूँ सर, अब तो टुकड़ा के मजबूरी मेरा- हो गई है। हाँ। तो मेरे को लगा लास्ट मौका है, कर लो, नहीं तो कॉन्फिडेंस ऐसा शेक हुआ था ना कि खत्म। पर तू समझ, क्लास में हाईएस्ट आ गया, सब में ये हवा फैल गई, इसको डांटे तो, और ये 39 लाए। अब मेरे को लोगों में आंखों में कॉन्फिडेंस दिख गया, तो मैं शांत हो गया कि आगे की पढ़ाई करते हैं। बट होता है ऐसे ऐसे कांड होते हैं, तो बच्चा भी कभी क्लास में पकड़ा जाता है ना, मैं तो उनके घर पे फोन लगा देता हूँ मेरे साथ हुआ था, तेरे साथ भी ये तो होगा। बड़े भाई डेंजर फैकल्टी है, मतलब ये आप अपने साथ हुआ तो दूसरों के साथ भी ऐसे करोगे सर, ऐसे थोड़ी चले। तो सर जेनजी जो आजकल जैसे रिलेशनशिप्स वगैरह में बड़ा वो होता है कि अट्रैक्शन वगैरह हो रही है, और उनको भी सीए की ड्यूरेशन में कोई मिल गया, बातचीत होगी, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे कि क्या सीए की ड्यूरेशन में रिलेशनशिप एक अच्छी चीज है या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस पे? शुभम सर का पीओवी की गर्लफ्रेंड कैसे बनाए, क्या मतलब उसके ऊपर कैसे बनाए नहीं बताऊंगा मैं। अगर आप लोगों की है तो मुझे देखो, ये बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक है, इसका जवाब ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड एकदम ही नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करो। पर मुझे लगता है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कभी कभार रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव होता है कि तुमको एक दूसरे को तुम पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, अपना स्पेस दे रहे हो, लिमिटेड टाइम पे बात कर रहे हो, तुम्हारे मन में थॉट प्रोसेस ये है हमको आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ रह सके। दैट इज अ गुड थॉट प्रोसेस। पर कभी कभार क्या होता है, जैसे मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई और कॉलेज में है, उनको हमारा प्रेशर नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हमको 16 घंटे भी पढ़ने पड़ सकते हैं, और वो कहते, अगर वो कहने लग गए कि यार क्या दिन भर पढ़ते रहते हो, देन यू नो दैट यू हैव टू चूज कि मेरे को सीए की डिग्री चाहिए कि ये चाहिए। क्योंकि देखो सीए की डिग्री हो जाएगी ना तो आपको लोग रहेंगे आपके साथ, पर डिग्री नहीं होगी ना तो जो लोग रहेंगे वो भी उल्टा ही बोलते हैं कि अरे तेरे से तो हो नहीं रहा, तेरे से तो करके नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू असेस योर काइंड ऑफ रिलेशन। द मोमेंट यू फील दैट इट इज गेटिंग बियॉन्ड माई कंट्रोल, जिसको हम टॉक्सिक बोलते हैं, वो टॉक्सिक नहीं होता, वो बेसिकली ये होता है मेरे चॉइसेस अलग है, आपके चॉइसेस अलग है, तो वो नहीं फिट हो रहा है, देन यू क्विट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। एंड सर रिलेशनशिप से जो शादी का फेज होता है वो कैसा होता है, कि अब उसमें क्या फर्क देखा आपने, कि जो टाइम डेटिंग के वक्त था और जो टाइम अब जैसे मैरिज के बाद होता है, तो क्या फ्रीडम कम मिलती है, कंट्रोल ज्यादा होता है, क्या होता है, क्या चेंज आता है उसको इंसान में? फ्रीडम कम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी आती है लाइफ में। ओके। आप भटकना, भागना, वो सब बंद करते हो, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती है। आई थिंक फॉर मी मैरिज इज लाइक एन एंकर। मतलब मेरे को एक चाहिए था कि जो मैं सुबह 6 बजे भी उठ के काम कर रहा हूँ, मैं रात को 3 बजे भी काम कर रहा हूँ, इससे मैं अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे रहा हूँ, मैं कहीं भी भटक रहा हूँ मैं, तो वो जो एक है ना लाइफ में एंकर नहीं होता है कि तुमको एक होल्ड करके रखे, कि तुमको पता है कि घर आना है और यहाँ शांति से सोना भी है, टाइम स्पेंड भी करना है, पीसफुल लाइफ। जो मेरे लाइफ में पिछले 5 साल या 6 साल में बोलूँ, आई हैव बीन वेरी अग्रेसिव विथ माई वर्क। मतलब आई हैड नॉट, मतलब वो जो फेज है ना 23 साल से 28 साल वाला, वो मैंने बहुत इन्वेस्ट कर दिया है। तो मेरे को वो एंकर चाहिए था, एक बैकफुट चाहिए था, जो मेरी लाइफ में मैरिज है कि माई वाइफ नोज दैट व्हेन टू वेरी स्ट्रांगली आस्क मी टू गो टू बेड। मतलब तू समझ उस लेवल पे कि मैं काम करने बैठ रहा हूँ, 10 बजे मैं उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे को उससे छुप छुप के जाना पड़ता है कि मैं जाऊँ क्या, मैं 5 मिनट में आता हूँ बस। तो वो ज़रूरी भी है, क्योंकि तुमको वो लाइफ में, मैं पहले रात को 11-11 बजे बच्चों के साथ जूम कॉल करता था, 6 महीने तो मेरे को उनको मनाने में लग गए, भाई मेरी शादी हो गई, अब तेरे साथ 11 बजे जूम कॉल थोड़ी करूँगा मैं। एंड सर ब्रेकअप वगैरह हुए हैं आपकी ड्यूरेशन में, आपकी सीए जर्नी में उस पे? तेरा ब्रेकअप हुआ है? ठीक है यार, अगली शूट लोकेशन पे चलते हैं। आ तो किसके साथ ब्रेकअप हुआ बता तो। सर चलो मम्मी यार, वीडियो देख रही होगी, आ अरे तो सर तेरी चलो मम्मी, यार, आ तो। यार बंद करो, ओके।
सर लिंक्डइन पे आपके 200K प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं, इंस्टाग्राम के आपके 200K प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं, और आपका क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी 250K प्लस है। और 2 साल पहले आपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था मैंने 1 महीने में मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया है। तो अब फिर ICAI ने भी 3 अटेम्प्ट कर दिए हैं, AICAI के कोर्स भी लॉन्च हो रहे हैं, फाइनल का DT भी पढ़ाया जा रहा है। तो अब वो मैक्सिमम अमाउंट कितनी हो चुकी है कि हाँ अब मैक्सिमम अमाउंट इतनी है? पहले तू बता, तेरे मेरे जो 3 चैनल में मिला के हुए 650K, हाँ जी, हाँ जी। तेरे अकेले इंस्टाग्राम में 650K है। तो तेरी क्या कमाई चल रही है? सर, उसका 2x कर ले चल। मेरी 4,000 रुपए की दिहाड़ी है सर, उससे ज्यादा नहीं। और मेरी 12,000 रुपए का मेरे को दिन का देता है वीस्मार्ट, 12,000 रुपए। और अच्छा, महीने का 12,000 रुपए दिन का होगा, 365 से मल्टीप्लाई करो कम मैं कर देता हूँ। 12,000 दिन का हो गया, मतलब तेरा एक महीने का 3,60,000 हो गया, मतलब ठीक है। साल भर का एक 40 लाख रुपए। नहीं, लेकिन वो फिगर तो 1 करोड़ रुपए आ चुकी है ना 2 साल पहले। तो अब क्या फिगर है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाईएस्ट रेवेन्यू कितना किया है एक दिन में? एक दिन में मैं एक दिन वाला महीने नहीं में, एक साल में, चलो, एक महीने में बता दो। तो थंबनेल लगाएगा भाई, मैं दूध का जला हुआ हूँ, तो अभी दूध का जला हुआ हूँ, छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा। तो महीने का एक मैक्सिमम अभी तो क्या है, देखो इतना नहीं है वो, तो बेसिकली एक महीने का 50-60 लाख रुपए तक चले जाता है। सर वो तो करोड़ से कम हो गया ना, ये तो नहीं इन्फ्लेशन तो कम हो गया, मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ अभी कम हो गई है अभी थोड़ी। एशिया के कोर्स में DT भी तो पढ़ाया, एक वो होगा कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इतने नंबर, क्योंकि अब तो मैं वो कैलकुलेटर निकाल के बुक्स मैं भी हिसाब बना देता हूँ तो। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है एक महीने में आई थिंक अभी भी, मैं अब वापस क्लैरिफाई करता हूँ जो पिछले बार मैंने नहीं किया था, कि ये रेवेन्यू है और दूसरा ये महीने पीक मंथ का है। पीक मतलब उसके अलावा ऑफ सीजन में ऐसा होता है रोजी रोटी चल रही है, बस दाल बाटी नहीं, दाल रोटी खा रहे हैं हम दाल लोग। रोटी खा, दाल नान बाटी तो नहीं, खा ही दाल लेते बाटी होंगे, नहीं, नान नहीं रोटी थोड़ी नान। तो इसमें आई थिंक पीक सीजन में एकदम जब बहुत बड़ा रिजल्ट आया है, तो आई थिंक एक वो जो 1 CR था वो 1.5 CR तक गया होगा। सर इतना तो नहीं गया, 2 दिन में, मतलब 2 साल में सिर्फ 1.5 बढ़ा सर, कुछ सिर्फ तो, कैसे होता है 1.5? सिर्फ कैसे होता है? हुआ सर, फिर भी नहीं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं लग रही अभी भी। नहीं, 2 साल में इतनी ही बड़ी है। अच्छा। और ये साल एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट हमारी जर्नी में ये है कि अगर 1.5 महीने का है, तो मैं कैलकुलेशन करके बता दूं, साल का इंटू 12 नहीं करना होता है। अच्छा, कि 1.5 इंटू 12 18 करोड़ तो का मतलब टर्नओवर है। 18 करोड़ का सर का टर्नओवर है, वो अपन मोटा माटी मिला के 25 कर लेते हैं, क्योंकि वो राउंड ऑफ फिगर सही बैठती है और थंबनेल में लिखने में मजा आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे ना मोए मोए कर देते हैं। मैं साल का 25 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, इसको काट के डाल देना ऊपर। पर नहीं करता हूँ ये, अब तुमको पता चला ये कहाँ से बना है। हो गया तेरा कंटेंट, हो गया। चलो चलते हैं अब।